gentlemen, a very good evening to you. My name is Sahil Lodi. You're listening to मेरा FM 107.4 और नहीं सही आ रहा हूँ ना मैं, बिल्कुल सही आ रहा हूँ. और हम रिकॉर्ड कर रहे हैं इसको. अब ये जितने भी शोज हैं ये आपको YouTube पे लाइव मिला करेंगे. जैसे ये शो खत्म हुआ करेगा, हमारे दादा भाई जो हैं वो इसको एडिट किया करेंगे. एडिट करने के बाद इसी शो को अपलोड कर दिया करेंगे. एंड दिस इज माई फर्स्ट एवर शो, फर्स्ट एवर रिकॉर्डिंग for the radio to be on YouTube. So I guess well guys, you know, इंशाल्लाह कल तक ये रिकॉर्डिंग कब तक जाएगी? कल तक चली जाएगी ना, तो कल तक ये आपको मिल जाएगा. एंड आई होप एंड प्रे कि आप लोगों को पसंद आए. हमारे जो इनिशिएटिव है ये है कि हम जो भी बातें यहाँ करते हैं वो बातें आप तक भी पहुंचनी चाहिए और हमारे पार्लियामेंट तक भी जानी चाहिए. वैसे तो वहां तक कुछ भी नहीं जाता, लेकिन कोशिश ये है कि कुछ ना कुछ चला जाए. हमारे मुल्क के जो हालात हैं बड़े कमाल है. बट बाद में ये सारी बातें बात की हैं. कराची, लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, इस्लाम, रावलपिंडी, पेशावर, सियालकोट, भावलपुर, wherever you're listening to me, if you're listening to me, then you're listening to your own show. And ladies and gentlemen, we are live right now. अच्छा, मुझसे एक गलती हो गई थी कल. I am really sorry. कल मुझसे एक गलती हो गई थी और वो ये थी कि मैंने आपसे कहा था हम लोग इंस्टा पे, फेसबुक पे लाइव होंगे. So much for my tech smart, being tech smart. I'm actually not. तो even though कि मैं सारी चीजें जो हैं अब वो वेब के अराउंड ही कर रहा हूँ, but still. So anyway, तो ये रिकॉर्डिंग है अभी जिस वक्त हो रही है स्टूडियोज के अंदर. और I would love to post this picture, ये पिक्चर एक ले लो, मुझे दे देना, ताकि आज ये बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है मेरे लिए. अच्छा, ये जो रिकॉर्डिंग आज हो रही है ये आपको मेरे YouTube चैनल पे भी मिल जाएगी और ये आपको मेरे इंस्टा पे भी मिलेगी और मेरे फेसबुक पे भी मिलेगी. और इसी तरह से मेरा FM का जो पेज है उस पे जाके आप इसको देख सकते हैं. उसका जो इंस्टा पेज है उस पे जाके आप इसको देख सकते हैं, फेसबुक पे देख सकते हैं और फिर ऑब्वियसली जो यूट्यूब का चैनल है वहां पर भी ये लाइव हो जाएगी. Ladies and gentlemen, we're going to talk about so many things. I have no idea कि कहाँ से शुरू किया जाए. यहाँ से शुरू कर लेते हैं कि आज मेरा एक शो था जो एयरवाई पे था और मैं वहाँ जब जा रहा था सुबह तो मैं बड़ा टाइम लेके निकला घर से कि तकरीबन 1.5 घंटा मुझे लग जाएगा. Still, it was very difficult to make it in time because हमारी जो रोड्स हैं और हमारे जो अल्हम्दुलिल्लाह हम जिस तरह से ड्राइविंग करते हैं हम सब के सब, उसके अंदर कोई एक आदमी इन्वॉल्व नहीं है. We as a nation on the whole, इन सब की बात कर रहा हूँ. हम जैसे ड्राइविंग करते हैं बहुत कमाल रहा, सारे चीते जो होते हैं ना सड़कों पे निकले हुए होते हैं. I'm not kidding, seriously. तो it was very difficult और बस बिल्कुल it was right, बिल्कुल barely I just made it. और जब मैं वहां पर गया तो उसके बाद जाहिर है वो शो तो बहुत अच्छा हुआ था, but that's beside the point. लेकिन एक बात है कि कराची इतना बड़ा शहर है और उसकी जो रोड्स हैं वो, आपने किशोर कुमार का वो गाना सुना था ऊंचे, नहीं किशोर कुमार ने खुददार का था ना, I don't know who sang that. I think किशोर साहब sang that, right? I don't remember. But जिसने भी ये गाना गाया, ऊंचे नीचे रास्ते और मंजिल तेरी दूर, राह में राही रुक ना जाना हो करके, इसी तरह से बिल्कुल आपने मतलब कहीं कहीं पानी जमा है, कहीं कहीं बहुत पानी जमा है. चाय आ गई मेरी. That's kind of nice. असगर, thank you very much असगर, बहुत बहुत शुक्रिया. और ladies and gentlemen, आपकी कॉल्स जो हैं वो मैं लाइव लूंगा आज मैं डेफिनेटली लाइव लूंगा कॉल्स. डॉलर का कोई हाल नहीं है, महंगाई बिल्कुल भी काबू में नहीं आ रही है और लोग हैं कि लड़े जा रहे हैं. कोई किस चीज के लिए लड़ रहा है. अच्छा, बाय द वे आज फैसला भी आ गया है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फैसला भी आया है. तो आई डोंट नो व्हाट द सिचुएशन इज गोइंग टू बी, बट इट्स नॉट गोइंग टू बी गुड फॉर अ कॉमन मैन. जो कॉमन मैन है उसके लिए सिचुएशन ठीक नहीं होगी, उसके लिए साजगार नहीं होगी. ये लोग मुसलसल लड़ते रहेंगे, सीट्स के लिए लड़ेंगे. आई हैव नो आइडिया व्हाट्स गोइंग टू हैपन बिकॉज जेन्युइनली मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान इज रियली सफरिंग राइट नाउ. अभी तो बहुत ज्यादा सफरिंग है. मैं पीएचडी कर रहा हूँ एस्ट्रोफिजिक्स के अंदर, तो उसके अंदर जब मेरी रिसर्च होती है तो बहुत सारे पेपर्स वगैरह आप पढ़ते हैं, बहुत सारे जो आपके कंपेटिटर्स होते हैं उनसे आपकी बात होती है, बहुत सारे कॉलीग्स जो होते हैं उनकी रिसर्च को आपको पढ़ने का इत्तेफाक होता है. मेरे साथ जो रिसर्च कर रहे हैं उनके अंदर एक शख्स का ताल्लुक जापान से है, जो मेरे अपने प्रोफेसर हैं, वैसे वो जर्मनी के हैं बट ही लिव्स इन नॉर्वे. मेरे जो हेड हैं इस प्रोजेक्ट के लिए वो ही लिव्स इन न्यूयॉर्क. और बाकी 2 लोग जो हैं, एक जापान से ताल्लुक है और एक का नाइजीरिया से ताल्लुक है. सो दिस इज द कॉम्बिनेशन दैट आई एम वर्किंग विद और जाहिर है आई एम लीडिंग दैट प्रोजेक्ट. कहने की बात यह है कि हमारे यहाँ भी बेतहाशा काम हो रहा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जो काम हो रहा है वो बाहर से होके आ रहा है.
दैट मींस हमारे अपने बच्चे जब बाहर जा रहे हैं तो वो तो बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में जो लोग मौजूद हैं उनको रिसर्च की फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है. वी कैन टॉक अबाउट दैट आल्सो, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि हम बात करेंगे. बारिशें हर साल आती हैं, मॉनसून हर साल आता है, हर साल पानी को खोल दिया जाता है हिंदुस्तान की तरफ से, और हर साल हम इसके लिए तैयार नहीं होते, और यही बकवास होती है जो अभी हो रही है. मीन व्हाट डू यू वांट मी से, यू नो, उसको शुगर कोट किया जाए, शुगर कोट तो नहीं हो सकता ना. हर साल एवरी सिंगल ईयर एग्जैक्टली द सेम थिंग हैपेंस, एग्जैक्टली द सेम थिंग. ये फ्लड्स आते हैं. अब इस वक्त बलूचिस्तान पूरे मुल्क से कटा हुआ है इस वक्त एज वी स्पीक, तकरीबन 1 से 1.5 महीना हो गया इस वक्त, और ऐसा पानी है, ऐसा पानी है, ऐसा पानी है दैट इज अनरियल. एक बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, उसके बारे में बिल्कुल मैं एंड में बात करूंगा. अभी आप समझ गए होंगे, अभी मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन यू नो मुझे लगता है कि वी शुड हैव मोर वॉइस देन जस्ट सेइंग, जस्ट नॉडिंग आवर हेड्स एंड सेइंग ओके, यू नो. तो आई थिंक वो हमारे लिए होना चाहिए हमारे पास. लेकिन अगेन, हम जब पैसा मांगने के लिए बाहर जाते हैं तो हम किसी से निगाह मिला के बात नहीं करते हैं. और ये बकवास, ये जो कहने की बात है ना, बड़े बड़े लोग सारे आके बातें करते हैं कि जी नहीं ऐसा नहीं है, हम तो बराबरी की, कोई बराबरी की सतह पे कोई खेल नहीं होता. बराबरी की सतह पे सिर्फ उस वक्त खेल होगा जब ये कशकोल तोड़ दिया जाएगा, जब कर्जा नहीं मांगा जाएगा, जब चंदा नहीं लिया जाएगा, जब उनकी कंडीशन पे सर को नहीं झुकाया जाएगा, तब जाके जब कशकोल टूटेगा, तब जाके बराबरी की सतह पे बात होगी. अभी कौन सी बराबरी की सतह है, किधर से है बराबरी की सतह? अभी तो आपको सब कुछ बताना पड़ता है. आप एक सब्सिडी नहीं दे सकते. अगर आप चाहें तो आप इतनी सी चीज, अभी इस वक्त आपने देखा है पेट्रोल की प्राइसेस क्या हैं. मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं. आज हमारा जो दिस इज अनहर्ड ऑफ, जो मुल्क तरक्की करना चाहता है वहां पर अगर ऐसी चीजें हों तो फिर आप क्या कहेंगे. बिजली, जब मलेशिया ने तरक्की करना शुरू की तो महातीर ने बिजली को फ्री कर दिया था 3 साल के लिए, for 3 years. ठीक है. अच्छा, हमारे यहाँ फ्री तो छोड़ दीजिए, बिजली हमेशा हर दूसरे दिन बढ़ जाती है, पर देन अगेन पूरे तौर पे आती भी नहीं है. अच्छा, फिर हुआ ये है कि जनरेटर इतना इस्तेमाल होता है कि आज हमारा जो मेरे ऑफिस का जनरेटर था वो फट गया, यू नो, इट वेंट कपट एकदम से. तो आज जब मैं शॉपिंग करने के लिए, ऑफ कोर्स अब तो सब इंटरनेट पे अवेलेबल है, कॉल्स करते हैं आप, एंड लकीली माय ब्रदर इज इनटू ऑल दिस, तो मैंने उन्हें कॉल किया. तो लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ, वो जनरेटर जो आप 6 महीने पहले लेते थे, आज आपने उसके 1.5 लाख रुपए ज्यादा दिए हैं. 1.5 लाख रुपए आपने ज्यादा दिए हैं. तो आप गरीब आदमी की क्या बात करते हैं? डू यू थिंक हर गरीब आदमी के पास जनरेटर है? सवाल ही नहीं पैदा होता. स्मॉल इंडस्ट्रीज बनेगी कहां से, लगेगी कहां से? घर में बिजली नहीं आती. ये बेकार की बातें करते हैं, ये बेकार के यार्ड स्टिक लेके बैठ जाते हैं. इनमें से जितने बड़े बड़े ये जो हमारे, मैं कहना नहीं चाहता कुछ, मगर इनसे पूछे तो सही, कौन सा ऐसा मुल्क है जिसने तरक्की की है अगर उसने डोमेस्टिक मार्केट को एक्सप्लोर नहीं किया हो, अगर उसने छोटी इंडस्ट्रीज नहीं लगानी हो, तो कोई एक मुल्क बता दें जिसने तरक्की की हो. नहीं कर सकते, आप नहीं कर सकते. या तो फिर आप एक इन्वेस्टमेंट हब बन जाइए ना, जैसे दुबई बन गया, आप फिर अट्रैक्ट करें पूरी दुनिया को. लेकिन उसके लिए और बहुत सारी चीजें करनी पड़ती हैं. अभी आपको एक और बात बताता हूँ, दिस इज रियली स्ट्रेंज. एमबीएस को आप सब जानते हैं, तो एमबीएस का एक विजन है, और वो नियोम करके एक जगह है सऊदी अरब के अंदर, वहां पे वो विजन अब एक ताबीर की सूरत का हिस्सा ले रहा है. द सिटी इज कॉल्ड द लाइन. ये जाके आप गूगल पर रिसर्च कर लीजिएगा. इट्स कॉल्ड द लाइन. ये 170 किलोमीटर एक वर्टिकल सिटी है, 500 फीट टॉल है, 200 फीट चौड़ा है. कई डायमेंशन अगर गलत हो जाए तो आई एम श्योर कैसा ही है, तो वो इधर उधर हो सकती हैं, दैट माइट बी, लेकिन वो एक लाइन की सूरत में है. एंड इट इज गोइंग टू हाउस 9 मिलियन पीपल. 9 मिलियन. 170 किलोमीटर दूर, 170 किलोमीटर की उसकी वो है. वहां पर कार्स नहीं है, और एक सिरे से दूसरे सिरे का फासला 20 मिनट्स के अंदर तय हो सकता है. ठीक है. व्हाट विल दैट डू? ये रिसोर्स को प्रिजर्व करने का चक्कर है, प्रोक्योरमेंट का चक्कर है. किस तरह से रिसोर्स हमारी जो है उसको मैक्सिमाइज करके यूज किया जाए. एनर्जी को हार्वेस्ट करने का चक्कर है, हार्नेस करने का चक्कर है. लेकिन क्या ये हम सोच रहे हैं? हम तो सिर्फ डैम्स नहीं बना सकते, ये तो छोड़ दीजिए कि हम इतने आगे जा रहे हैं. प्रॉब्लम यह है कि आप यूएई को ले लीजिए, सऊदी अरेबिया को ले लीजिए, हमारे अपने स्किल्ड लोग एंड नॉन स्किल्ड लोग वहां गए हैं और उन्होंने जाके इन दोनों ममालिक को स्टैब्लिश किया है, लेकिन हमारे अपने मुल्क में हम वो तरक्की नहीं कर सके. ये मैं आप पे छोड़ता हूं क्यों नहीं कर सके. यू गाइस कैन कम अप विद दैट. बट मुझे खुशी भी हुई और तकलीफ भी हुई. खुशी इसलिए हुई क्योंकि बहुत फ्यूचरिस्टिक सिटी है, 2030 में मुकम्मल हो जाएगा. दुख इसलिए हुआ कि वी हैव नॉट कम अप विद दैट. And why not? We have
All the potentials in the world. All the potential in the world. We could have thought about this. अच्छा, फिर दूसरी बात, you know, अब हम स्पेस एलिवेटर की बात कर रहे हैं. स्पेस एलिवेटर्स जो है वो बन रही हैं चांद पे जाने के लिए. या लेट मी टेल यू, चांद पे जाने के लिए. या और ये कौन कौन से ममालिक सोच रहे हैं? ये पूरी दुनिया के वो ममालिक सोच रहे हैं जिन्होंने ये सोचा हुआ है कि आइंदा जो आने वाला दौर है वो टेक्नोलॉजी का दौर है. जापान इसमें बहुत ज्यादा आगे है. जेनेटिक साइंसेस के अंदर इस वक्त चाइना जो तरक्की कर रहा है वो कोई भी नहीं कर रहा. देयर इन्वेस्टिंग. जब तक आप ह्यूमन डेवलपमेंट में इन्वेस्ट नहीं करेंगे तब तक आपकी कौम तरक्की नहीं कर सकती. ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है? सबसे पहले तो बेसिक समझ लीजिए. बेसिक क्या है? बेसिक ये है कि आप उन्हें तालीम दें, आप उन्हें तरबियत दें, आप उन्हें प्रॉपर हेल्थ केयर दें और आप उन्हें अपॉर्चुनिटी दें. ये 4 चीजें बहुत बेसिक हैं ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए. उसके बाद बहुत सारी और चीजें आ जाती हैं. याद रखिए, नेशन बिल्डिंग एक पूरा प्रोसेस है. इट्स अ साइंस, इट्स एन आर्ट, बट वेरी मेथोडिकल. इट कैन नॉट बी इन अ डिसअरे कि इधर से हमने ये कर लिया, इधर से ये कर लिया. नो नो नो, इट नीड्स प्रॉपर प्लानिंग फॉर अ नेशन टू राइज. रिमेंबर दिस, दे नीड to be independent. They need to be thinking independently. They need to be surviving independently. और हमारे यहाँ इंडिपेंडेंस डे भी क्या कहूं मैं, उस पे भी बड़ी बड़ी तकरीरों के अलावा कुछ नहीं होता. बेतहाशा तकरीरें होती हैं. At the end of the day सब कुछ खत्म हो जाता है. अगले दिन 15 अगस्त आती है and we forget everything. इस वक्त तो हमारे चारों तरफ बहार का समय है ना, एंड आई लव दैट. चारों तरफ पाकिस्तानी परचम की बहार है. लेकिन सिर्फ इससे आपका काम पूरा नहीं होता. वी हैव टू मेक श्योर कि हम अपने वादे को भी तो पूरा करें ना. अगर तुम में सलाहियत ही नहीं थी तो आए क्यों थे? वो कोई भी हो, इट डजंट रियली मैटर. मैंने आज तक इनको, ये कब इकट्ठे होते हैं? जब किसी को उतारना होता है. मैं आपको सच बता रहा हूं, जिस वक्त नवाज शरीफ को उतारना था उस वक्त ताहिल कादरी साहब और पीपल्स पार्टी एंड इमरान खान साहब इकट्ठे थे. जब इमरान खान साहब को उतारना था तो पीपल्स पार्टी, नून लीग और बाकी तमाम लोग इकट्ठे हो गए. एंड यू नो, एंड पीडीएम ऑफ कोर्स, जेयूआईएफ इकट्ठे हो गए. अब इसके बाद अब जो भी आएगा पहले दिन से उसके खिलाफ एक महाज बाकी जमातें मिलकर कायम कर लेंगे. अगर हमें अपने पॉलिटिकल सिस्टम को समझना है तो ट्रैफिक को जरा गौर से देखिए. आपको पता है हम आगे क्यों नहीं निकल पाते? उसका बहुत बड़ा रीजन है. सुबह सुबह ट्रैफिक दिखे ना तो हम में से अक्सर लोग बहुत देर से पहुंच रहे होते हैं. जानते हैं क्यों? क्योंकि हम सबको आगे निकलने की जल्दी है. जब सभी जल्दी में हों तो सभी को मुश्तरका तौर पे देर हो जाती है. It's a very simple thing. चलें आपकी कॉल्स खोलता हूं. I will talk about महंगाई. आज तो मैं जानना चाहता हूं गुजर कैसी रही. We'll talk about it. जी, once again welcome back. यहाँ कॉल करने का नंबर है 0213-870-9188 और आप अगर मुझे देख रहे होंगे तो आप ये नंबर याद रख लीजिए. 10 से 12 बजे मेरा शो होता है. लाइव आप मुझसे बात कर सकते हैं 0213-870-9188. Once again 0213-870-9188. Let's see who this is online. Assalamu alaikum ji, you're on the air. Hello. Hello. वालेकुम अस्सलाम. कैसे हैं आप? सर बिल्कुल ठीक ठाक. क्या कौन सा बात कर रहे हैं? मैं शाहिद भाई बात कर रहा हूँ. कौन बात कर रहे हैं? शाहिद भाई. शाहिद कैसे हो? ठीक ठाक हो? शाहिद भाई मुझे आपकी आवाज बिल्कुल भी नहीं समझ आ रही है. थोड़ा सा शाहिद भाई थोड़ा सा जोर से बोले. मैं कह रहा था काबू नहीं करूंगा. मैं बहुत ज्यादा मजबूर हूँ. मेरा चाचा का इंतकाल हो गया, मेरा वालिदा का इंतकाल हो गया. ओह अच्छा. ओके ठीक है. राजा को जरा बता दें कि शाहिद भाई को फोन कर लीजिए. और या आई एम सॉरी टू हियर दैट. आई होप एंड प्रे के आपके दिल को सुकून मिले. व्हाटएवर वी कैन डू, जो कुछ हम कर सकते हैं हम जरूर करेंगे. अच्छा जी, 0213-870-9188 यहाँ कॉल करने का नंबर है. लेट्स सी हू दिस इज ऑनलाइन. 0213
8709188. You're on the air. Assalamu alaikum जी. Hello. Can't hear you. Assalamu alaikum. वालेकुम सलाम सर, जफर कर रहा हूँ. कौन बात कर रहे हैं? सर जफर कर रहा हूँ. ओहो जफर भाई, कैसे हैं आप जफर भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है. Alright. बस अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक. जफर ये बताओ, गाना तुमसे बाद में सुनूंगा मैं. जफर ये बताओ, महंगाई का क्या हाल है? और दिल की बात करनी है, सच्ची बात करनी है. सर महंगाई बहुत ज्यादा है. मैं में ठेला चलाता हूँ. तकरीबन 2-2 फुट 1.5 फुट पानी अभी भी खड़ा हुआ है. 2-1.5 फुट पानी अभी तक खड़ा हुआ है? जी अभी भी है. बहुत बुरा हाल है. अच्छा हम सारा दिन यही करते. अच्छा एक बात बताओ, पहले लोग ज्यादा खरीदते थे या अब भी उतना ही खरीद रहे हैं? अभी खरीदारी तो वही है. ओके. जो चीज लेनी होती है वो तो ले रहा है. लेकिन भाई बहुत ज्यादा है. बहुत महंगाई से इसी तरीके से कम हो सकती है. तेल जो है वो सस्ता हो जावे, और उसके बाद गैस बिजली सस्ती हो जावे, ये सस्ती हो जावे, तो महंगाई खुद ब खुद कम हो जाएगी. ऑलराइट. आज तुमने हमारे लिए क्या तैयार किया है? जफर गाते बहुत अच्छा है, कमाल गाते हैं. बताओ क्या तैयार किया है? सर खान साहब की चीज है, खान साहब. क्या कौन सी है? माए नी माए मेरे गीतां दे नैनां विच, माए नी माए मेरे गीतां दे नैनां विच, बिरहों दी धड़क पवे, अद्धी राती उठ रोण मोए मित्रानू, अद्धी राती उठ रोण मोए मित्रानू, माए सानू नींद ना पवे. क्या बात है, क्या बात है जफर. थैंक यू सो मच जफर, बहुत बहुत शुक्रिया. मुझे दूसरे लोगों की भी कॉल लेनी है, पर थैंक यू सो मच. आज हम महंगाई पे बात करें. सर गुजारा हो जाता है या नहीं होता, बस इतनी बात करनी है. एंड इट डजंट रियली मैटर कि आप कौन हैं, कहां से बात कर रहे हैं. इट डजंट रियली मैटर. मुझे सिर्फ सवाल आपसे यही करना है कि गुजारा हो जाता है या नहीं होता. 0213-870-9188. अस्सलाम वालेकुम जी, you're on the air. वालेकुम अस्सलाम. क्या नाम है सर आपका? जरबत खान रखी वाला. ओहो, कैसे हैं सर आप? बस नंबर लगा के तकरीबन मेहनत हो गया. आज मैंने उसके तक ये नंबर लग गया. कितने दिन से कॉल कर रहे हैं आप? तकरीबन महीना हो गया. 1 महीना हो गया? हाँ, जब लगा देता हूँ तो यस कर देते, लेकिन बात नहीं करते. आई एम सो सॉरी, बहुत माजरत चाहता हूँ. अच्छा जरबत भाई, ये बताइए आप कि आपका गुजारा हो जाता है या नहीं होता है? सर बात ये है कि भीख नहीं मांग सकते, शर्म आते है ना. बिल्कुल सही है. लेकिन नई हालत में जो ये है ना, तो मेरा तो ख्याल है कि ये दोनों चले जाए, मगर कौन लाएगा? लाने वाला भी तो कोई नजर नहीं आते ना कि अगले को लावे. तो गुजारा नहीं होता भाई. भाई शुक्र है, बस करेंगे ना, क्या गोश्त नहीं जाएंगे ना. कुछ भी नहीं हुआ तो पानी और रोटी तो है सर ना. थैंक यू भाई, बड़ी मेहरबानी यार. हमारी कस्मा पुरसी देखें आप, कितना जबरदस्त आदमी है. क्या कह रहा है, क्या बात उसने कही है कि गोश्त नहीं खाएंगे ना, कुछ भी नहीं होगा तो पानी और रोटी तो होगी ना. ये हमारी कौम है यार, हमारे लोग हैं. इनके साथ इतना बुरा सलूक करते हैं ये पॉलिटिशियंस, इतना. और सारा ब्लेम पॉलिटिशियन पे नहीं है, और बहुत सारे मुहर्रिकात इसके अंदर होते हैं. आप सबको पता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ. लेकिन द क्वेश्चन इज कि कब ये चीज बदलेगी? इज देयर गोइंग टू बी अ डे, कोई ऐसा दिन होगा जब हमारी चीजें बेहतर हो जाएंगी? विल देयर बी अ डे? मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा. ये आदमी है जो 1 महीने से टेलीफोन ट्राई कर रहा था, और आपको पता है कि जब इनकी कॉल लग जाती है तो उनके पैसे कटने शुरू हो जाते हैं. बट उसको बोलना था, और उसने कितना बड़ा जुमला बोला है. दिस इज व्हाट पाकिस्तान इज. ये जाके सुनवाएं ना पार्लियामेंट के अंदर, ये वाली बात सुनवाएं. उन सारे ऑपोजिशन लीडर्स को सुनवाएं, उन सारे हुकूमत के अंदर बैठे हुए लोगों को सुनवाएं जो जलसे करते हैं और एक दूसरे से लड़ते हैं कि इस पाकिस्तानी को खाने की, रोटी की, पीने की, हिफाजत की, पैसे की, इसकी जरूरत है इस पाकिस्तानी को. ये कहते हैं कि पाकिस्तान से प्यार करते हैं, पाकिस्तान के लिए एक साथ होकर नहीं बैठ सकते. ये इनको सिर्फ और सिर्फ कुर्सी से प्यार है, कुर्सी के. आई मीन मुझे एक बात बताइए, एंड आई जस्ट वांट टू नो, शायद हो सकता है मैं गलत हूं, मुझे ये समझाएं कि ये सारे कहते हैं कि इन्होंने पाकिस्तान को सही करना है.
अगर इन्होंने सही करना तो खराब किसने किया? मैंने और आपने तो नहीं किया. मतलब हम तो देखिए, मैं आपको बताता हूं, मेरे जैसे और करोड़ों लोग हैं जो अपनी बसात के मुताबिक बहुत ज्यादा करते हैं. हम वी वर्क विद ओवर 100 स्कूल्स. हम 100 स्कूल्स के साथ काम करते हैं. ठीक है, हमारे पास तकरीबन, मेरे पास अपने तौर पे मेरे पास तकरीबन आई थिंक शायद 100 से ज्यादा ऐसी फैमिलीज हैं जिनके लिए हम कुछ ना कुछ कर ही रहे होते हैं. प्लस वी रन अ क्लिनिक ऑल्सो, जो ऑब्वियसली जिसमें हम कुछ चार्ज नहीं करते. और जाहिर है उस क्लिनिक के अंदर अभी तक हम 4.5 लाख मरीज जो हैं वो देख चुके हैं, जिसमें से 1.5 लाख रिकरिंग पेशेंट्स हैं, यानी जो रजिस्टर्ड पेशेंट्स हैं, और 4.5 लाख इमरजेंसी के अंदर हमने देखे हैं जिनकी ओपीडीज हमने की हैं. सो हियर्स माय क्वेश्चन, ऐसे हजारों लोग हैं, whether it's Sahir Lodi, whether it's Abdul Sattar Idi Sahab or Chipa or whoever it is, or Selani or Alamgir or whatever it is in this hospital, so where's the government? वो गवर्नमेंट किधर है? This is what I fail to understand. स्कूल खोलने जाए तो TCF जाए, बेहतरीन अगर अस्पताल बना के दे तो इंडस बना के दे, एम्बुलेंस का अगर सिस्टम डेवलप करके दे तो वो अब्दुल सत्तार ईदी साहब की जो एनजीओ है वो करके दे. अगर बच्चों का सुराग लगाना हो, कोई बच्चों का सुराग लगाना हो तो रोशनी की एनजीओ आनी चाहिए. इसी तरह से अगर लिटरली मैं आपको बता रहा हूं, वेयर इज द गवर्नमेंट? कौन सी 75 सालों के अंदर पीने का हमने साफ पानी नहीं दिया, कोई बात नहीं. 75 सालों में सबको रोजगार नहीं दिया, कोई बात नहीं. 75 सालों के अंदर हमने सबको छत नहीं दी, कोई बात नहीं. 75 सालों के अंदर हमने एक हेल्थ केयर सिस्टम नहीं दिया, कोई बात नहीं. 75 सालों में हमने कौम को तकसीम करके रख दिया. This is what I'm asking. This is a question to me and to you and to everyone who's listening to me. We were seeking Pakistan, right? Now Pakistan is seeking us. The land is seeking us. Where are we? कहाँ हैं हम? मुझे एक बात बता दीजिए, प्लीज जेन्युइनली टेल मी इफ आई एम रॉन्ग. एंड मैं किसी पार्टी के साथ नहीं हूं, मुझे माजरत के साथ माफ कर दीजिएगा अगर कहीं कोई ऐसी बात हो जिसको आपको जो पसंद नहीं आए. लिटरली मैं तो आपकी किसी बात का जवाब भी नहीं दूंगा. अगर आपको नेगेटिव भी बोलोगे तो मुझे, ना मैं देखता हूं, ना मैं पढ़ता हूं, ना मेरी सेहत पे कोई असर पड़ता. बट हियर्स माय क्वेश्चन. किसी जलसे को उठा के देख लो, किसी का भी जलसा उठा के देख लो, पाकिस्तान कहाँ है? ये अगर कोई तरक्की की कोई बात करते हैं, बताते हैं, तो ऐसा करते हैं जैसे एहसान कर रहे हैं. सड़क बना देते हैं तो गीत गाते रहते हैं. कोई मंसूबा लगाते हैं तो ऐसा करते हैं जैसे पता नहीं हम कौन लोग हैं. हमारे टैक्स के पैसों से बनाइए, हमारे नाम पे कर्जा लेके आप बाहर जाते हैं और कर्जा लेके बाहर से आते हैं और हमारे नाम पे वो चीजें आप बनवाते हैं. उसमें से अरबों खरबों की करप्शन हो जाती है. उसके बाद हमें शुक्रिया आपका अदा करना चाहिए. व्हाई? व्हाट्स द रीजन? किस बात का शुक्रिया अदा करें? आपका एहतसाब करना चाहिए, आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए. एंड द क्वेश्चन इज, मैं आपसे पूछता हूं, द क्वेश्चन इज, ये लीडर्स कौन चुन रहा है? इनके बयानियों को कौन प्रमोट कर रहा है? चलो कुछ फोर्सेस हैं जो कर रही हैं, उधर हम नहीं जाते, बट उस बयानिए को आप भी तो बाय कर रहे हो ना. आपके पास शऊर नहीं है. आप नहीं सोच सकते कि हमारे साथ मिलजुल के बुरा हो रहा है. That's what I'm talking about. I don't know, आपको हो सकता है मेरी बात बुरी लगे. I'm really sorry. But दिल कुड़ता है यार. तकलीफ होती है, बहुत तकलीफ होती है. अगर हम अब भी नहीं समझेंगे तो कब समझेंगे? ये कहते हैं कि ये हमारे सेवियर्स हैं. No. You are your own savior. ऊपर the man upstairs and you. That's it. Don't believe in anything else. Don't believe in anything else. Allah Mia and you. That's it. No one else. Nothing. अपने अंदर के हीरो को तलाश करो यार. इनमें कोई भी हीरो नहीं है. ये मतलब के हैं जिन लोगों को ये गालियां देते हैं, 2 साल बाद उनके साथ जाके बैठ जाते हैं. जो लोग इनकी जान के दुश्मन होते हैं, उनके साथ मिलकर ये पार्टियां बनाते हैं. ये सिर्फ एक चीज के दोस्त हैं, और वो है दूसरे से दुश्मनी. ये उसके दोस्त हैं. इनका कोई ताल्लुक भी मुझसे, आपसे, आम पाकिस्तानी से नहीं है. इनके एजेंडाज, इनकी मीटिंग्स, इनकी चीजें बड़ी और हैं.
यू नो, कभी सोच के देखिएगा जब कोविड आया था तो क्या हुआ था. मैंने कोविड में बड़े गौर से, बड़े करीब से लोगों को देखा है. उन्हें कोविड से मरने का खौफ नहीं था, बेरोजगारी से मरने का खौफ था. आपको पता है जब ये इमारतों को डिस्प्लेस किया गया था, तोड़ा गया था, तो उनमें हर आदमी सरमायादार नहीं था. उनमें से हजारों की तादाद में वो लोग थे जो मजदूर थे. मरना ये नहीं होता कि आपको सांस ना आए, मरना ये भी होता है जब आपको हाथ फैलाना पड़ जाए. मुझे आज तक याद है जब ये वाकया हुआ था और अचानक से हमें बहुत जोश आया था और हमने बगैर प्लानिंग किए, बगैर उनके रोजगार का बंदोबस्त किए, चीजों को गिराना और मिसमार करना शुरू कर दिया था जिसपे उनका लाइवलीहुड बना हुआ था. आई एम नॉट सेइंग कि ये सही था, मतलब ये गलत था. जाहिर है वो गलत जगह बना था तो वो गलत ही होना था. मतलब वो कोई, मैं किसी ऐसी चीज को सपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन हाँ एज ए नेशन, एज ए हुकूमत ये जिम्मेदारी होनी चाहिए थी कि वो लोग जो बेरोजगार हो गए थे उनको कम से कम रोजगार जरूर प्रोवाइड किया जाता या कोई ऑल्टरनेट जरूर दिया जाता, बट नहीं दिया. तो मैं शो करके निकल रहा था तो एक असल में 75-80 years old एक खातून मेरे पास आई. उनसे चला नहीं जा रहा था और गर्मी के दिन थे. एंड शी हग्ड मी एंड शी क्राइड. और मैं TV1 के बाहर ही था. एंड शी क्राइड एंड क्राइड एंड क्राइड एंड क्राइड. मुझे समझ में नहीं आया कि मैं वो क्यों रो रही. तो मुझे कहने लगी मेरा बेटा 52 साल का, 52 years old मेरा बेटा है और उसकी 20 साल की नौकरी चली गई है. उसका एक बेटा अपाहज है और एक बेटी की शादी होने वाली है. तुम मेरे साथ घर चलो, मैं तुम्हें दिखाती हूँ. बीवी उसकी नहीं है और उस पे मेरा भी बोझ है और मेरी एक बेटी है जिसकी शादी नहीं हुई है, उसका भी बोझ है. और वो वाहिद कफील था, अब उसके पास नौकरी नहीं. पता नहीं यार, उस दिन बहुत दुख हुआ था मुझे. खैर मैं उनके साथ चला गया था. जो कुछ हम कर सकते थे अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो कर दिया. तो क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन ये है कि वो तो मेरे पास पहुंच गई थी और शायद कुछ और लोगों के पास भी पहुंच गए होंगे, लेकिन नारों में, जलसों में, पार्टी के झंडों में, पार्टी के तरानों में, लहू गरमाए जाने वाले जुमलों में, एक दूसरे पे नफरतों के तीरों में, ये एक आम आदमी पाकिस्तानी बेचारा कहीं कोने में खड़ा ये सोच रहा है कि कल अगर फिर किसी सियासतदान ने हड़ताल की कॉल दे दी तो क्या होगा. कल फिर कोई लॉन्ग मार्च हो गया, कोई महंगाई मार्च हो गया, कोई मुल्क बचाओ मार्च हो गया और मुल्क बंद कर दिया गया तो क्या होगा. क्योंकि ना तो वो इस्लामाबाद में किसी सीट पे बैठना चाहता है, ना वो किसी प्रोविंस में कोई गद्दी हासिल करना चाहता है. वो तो ये चाहता है कि जब वो जाए तो उसकी कंपनी खुली भी हो, वो अपनी उजरत ले और उसके जितने भी ख्वाब हैं उसको पूरी जिम्मेदारी के साथ, पूरी रिस्पेक्ट के साथ पूरा कर सके. बेटा बेटी को पढ़ा सके, माँ बाप की दवा ला सके, उनकी खिदमत कर सके. अगर कोई मौत जिंदगी का खेल हो जाए तो उसके पास इतने पैसे हों कि वो उसको किसी से मांगने की जरूरत ना हो. बीवी अगर कोई फरमाइश करे तो पूरी कर सके, बहन की प्रॉपर्ली शादी कर सके, अपने आने वाली नस्ल को तैयार कर सके, पढ़ा सके. लेकिन उसका ताल्लुक किसी जलसे से नहीं होता, उसे लाया नहीं जाता, उसे प्रोपेगेट नहीं किया जाता, क्योंकि वो कोई खबर नहीं है. खबरें कुछ और होती हैं. खैर, आज हमने अपनी इग्नोरेंस की वजह से अपने मुल्क को उस जगह पहुंचा दिया है जहां 250 पे डॉलर है. 245, 247 या 242 मुझे पता नहीं है, 250 पे पहुंचा, मैंने लिया और कुछ समझ में नहीं आता कि आगे क्या होना.
निसाब कहीं का होता है, पढ़ाया कहीं जाता है, किताब कहीं की होती है, लिखी कहीं जाती है, ख्वाब किसी का होता है, उसे जीता कोई और है। हम कब सही होंगे? हम सही होंगे इंशाल्लाह, लेकिन उसके लिए हमें हीरो अपने अंदर ही ढूंढना है, इन लोगों में नहीं। बहुत छोटे से कोशिश करनी है, बेबी स्टेप्स लेने, लेकिन अपनी मदद आपके तहत। ये तुम्हें कभी भी सर उठा के जीने नहीं देंगे, क्योंकि ये अपनी अपनी हुकूमतें बचाने के लिए IMF के पास जरूर जाएंगे। माजरत, सॉरी, कोई भी जमात हो, वेरी सॉरी, जरूर जाएंगे। तुम्हें अगर सर उठा के जीना है तो सबसे पहले इनका बॉयकॉट करो। इनसे पूछो तो सही, तुमने जो वादे किए थे पूरे किए? फिर इसके बाद इनके जलसों का बॉयकॉट करो, किसी कोई भी हो वो। फिर उसके बाद अपना पहला दिन शुरू करो, जहां तुम्हें सिर्फ एक बात का यकीन हो कि तुम झुकोगे नहीं, तुम मांगोगे नहीं, और तुम किसी की बातों में नहीं आओगे। Alright जी, once again welcome back। और जब आप मेरे वीडियोस देखेंगे तो अक्सर मैं आपको इसी काली शलवार कमीज में नजर आऊंगा या काली शर्ट के अंदर नजर आऊंगा। So that's okay because you know it's very very easy। और मैं आपको दिखा नहीं सकता, लेकिन मैं खिड़ियां पहनता हूँ अपनी शलवार कमीज पे। सॉरी, दिखा नहीं सकता, आई एम वेरी वेरी सॉरी, बट इसी चीज में मैं आपको नजर आऊंगा बिकॉज यू नो I don't know. I think over the period, you know, over time, I have become fairly simple in my dressing and all. एक ज़माना था जब मुझे बहुत शौक था, और एक ज़माना था जब मेरे पास, और आज भी हैं, कोई करीबन I think 200-250 के करीब मेरे पास घड़ियाँ थी, और I used to wear watches every single day. I would change, और ये आपने पुराने अगर मेरे शोज देखे हों तो उसमें भी अक्सर होता था। And I would just, अब किसी चीज़ का भी नहीं रहा। अब I've started, you know, donating, सारी वो निकाल के मैं दे दिया करता हूँ। और इसी तरह से एक ज़माने में मुझे ग्लासेस का बहुत शौक था। अब सिवाय ये वाले ग्लासेस के कुछ और नजर ही नहीं आता। दिखाइए, सी दिस इज नवीद दरा, ये मेरे दाएं बाजू है नवीद। हेलो कर दो, हाय अस्सलाम वालेकुम। और अब ये वाले ग्लासेस के अलावा क्योंकि नजर नहीं आता, मैं सच बता रहा हूँ, मतलब इट जस्ट गेट्स वेरी डिफिकल्ट। ये मेरी वाओ नाइस, ये रीडिंग ग्लासेस हैं। अब मुझे पता चल गया एग्जैक्टली कि मैं कर क्या रहा हूँ। तो इसके अलावा, इन ग्लासेस के अलावा कुछ नजर नहीं आता। एक जमाने के अंदर बहुत शौक था मुझे कि मैं पहनूंगा। अभी तक परफ्यूम्स का जो शौक है वो कायम है, और वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अदर देन दैट आई थिंक बाकी तमाम चीजें इमटेरियल सी हो गई हैं। इट्स नॉट दैट यू नो आई डोंट लाइक देम एनीमोर। आई मीन आई लव मेरे जो भांजे भतीजे हैं, वो सब अब यू नो दे आर फॉलोइंग माय फुटस्टेप्स, और दे आर वेरी ट्रेंडी। अच्छा, मैं तो ट्रेंडी तो कभी भी नहीं था, मैंने तो वही पहना जो मुझे अच्छा लगा। मुझे याद है जब मैं TV1 पे था, तो जब शुरू के अंदर करियर शुरू किया मैंने, तो लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे पास एक जीन्स थी और बहुत सारी शर्ट्स थी, मतलब 5, 6, 7, 8 शर्ट्स थी, और एक ब्लैक कलर की वेस्ट कोट थी, और उसके अंदर मैं दिन में 3-3 शोज रिकॉर्ड किया करता था। एंड आई कुड केयर लेस कि क्या है क्या नहीं है। आई मिस दोस डेज, यू नो। एंड आई जस्ट थिंक कि वो जो एक इनोसेंस थी ना, वो फिर बाद में नहीं आई। बाद में ना यू बिकम, आई डोंट नो, ओवरवेल्म्ड विद एवरीथिंग, एंड स्पेशली आई थिंक। और उसके बाद यही वजह है कि अब मैंने ना, मतलब मैं सिर्फ वैसे ही जीता हूँ जैसे मुझे जीने का शौक है। मैंने नॉर्मली कभी भी इस बात की अहमियत को, मतलब इस बात को अहमियत नहीं दी है कि यू नो मुझे आप पसंद करेंगे या नहीं करेंगे। मैं इसकी कदर करता हूँ अगर आप मुझे पसंद करते हैं, लेकिन अगर आप मुझे नापसंद करते हैं, आई डोंट फील बैड, बिकॉज आई थिंक ये आपका प्रोगेटिव है। आप जो समझना चाहते हैं आप वही समझेंगे। मुझे, आई एम नेवर गोइंग टू टेल यू नॉट टू लाइक मी, आई एम नेवर गोइंग टू टेल यू टू लाइक मी। इफ यू लाइक मी, थैंक यू वेरी मच। इफ यू डोंट लाइक मी, अगेन थैंक यू वेरी मच, बिकॉज इन आइदर केस आई थिंक आई एम ब्लेस्ड, बिकॉज बहुत कम होता है ऐसा दुनिया के अंदर। दुनिया इस वक्त 6-7 अरब की दुनिया है, इसमें हैंडफुल ऑफ पीपल ऐसे हैं जिनको दुनिया जानती है, जिनके बारे में बात करती है, and I think I'm one of them, so I'm really blessed. If you like me, I'm grateful to you. If you don't like me, थोड़ी जगह दे दो यार, शायद मैं समझ में आ जाऊं, और अगर नहीं समझ में आया तो so be it. But मैं कभी क्लैरिफिकेशंस नहीं देता किसी भी बात की। मुझे नहीं लगता कि ये मेरी जगह है। आप बिल्कुल फ्री हैं ये सोचने में कि मैं अच्छा हूं तो ठीक है, और अगर मैं बुरा हूं तो भी ठीक है।
आई ऑनेस्टली फील कि हर इंसान जो जिंदगी के अंदर आया है उसके पास फैसला करने का पूरा हक होना चाहिए. और बहुत सारे लोग मेरे बारे में बहुत कुछ लिख देते हैं. अभी पिछले दिनों मैंने एक बड़ी जबरदस्त खबर पढ़ी थी कि कतरीना कैफ मेरी दोस्त है. अब मुझे नहीं मालूम कि किसने उड़ाई है. मजाक में तो हम अक्सर कह देते हैं चीजें, बट दैट्स नॉट टू बी टेकन सीरियसली. मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ और अल्लाह ताला उनको बहुत खुश रखे, लेकिन नेवर एवर 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 दैट शी वाज एवर माय फ्रेंड. तो बट रिस्पेक्ट उनकी अपनी जगह है. लेकिन मैं बता रहा हूँ कि आजकल हमारे यहाँ फेक न्यूज जो है वो बड़ी जबरदस्त प्रिवेल करती हैं. वो अच्छा कह दो, मुझे लोगों ने कहा इसका जवाब देने की जरूरत ही नहीं है. ऐसी किसी भी बात का जवाब नहीं है मेरे पास. आई मीन यू कैन राइट व्हाटएवर यू वांट टू. मुझे सबसे ज्यादा खुशी तब होती है जब मैं जा रहा होता हूँ एंड देन समबडी वुड लुक एट मी, साहिब भाई. सबसे ज्यादा खुशी मुझे तब होती है जब आई रियली लाइक दैट. सो थैंक यू. मुझे आपने मेरी हैसियत से ज्यादा दिया है एंड मैं दुनिया में किसी भी जगह रहूं, इफ आई एवर लीव, शायद मुझे रिसर्च के लिए जाना पड़े, शायद मुझे कुछ सालों के लिए बाहर भी रहना पड़े. दैट्स अ पॉसिबिलिटी. दो आई एम आस्किंग देम कि वो यहीं पर अपनी लैब लगा लें, सो आई कुड एक्चुअली डू माई रिसर्च हियर, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि हमारे मुल्क में थोड़ा सा डिफरेंट हो. मैंने मास्टर्स किया है NLP में. I've got मास्टर्स इन पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, देन I've got मास्टर्स इन NLP, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, दैट्स ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन साइंसेस. तो मेरा दिल ये चाहता है कि वी नीड टू स्टार्ट अ लैब वेयर हम ह्यूमन डेवलपमेंट पे काम करें. हम कर भी रहे हैं और दिसंबर तक हम आपको एक प्रोग्राम भी ऐसा देंगे. मैं एक ऐसा पोर्टल बना रहा हूँ जहाँ जाके ये बात की बातें हैं, बट लेट्स मेक समथिंग आउट ऑफ इट, यू नो, समथिंग. लेट्स मेक ईच अदर बेटर. ये नहीं कहना चाहिए कि मैं ही आपको सिखा सकता हूँ. ट्रस्ट मी, ये रेसिप्रोकल है. रेडियो मुझे क्यों पसंद है? बिकॉज रेडियो में अगर मैं कोई आपसे बात करता हूँ तो आप भी इंटर्न मुझसे बात करते हैं. अभी जैसे उनकी कॉल आई थी, उन्होंने कहा रोटी नहीं होगी ना, मतलब कुछ भी नहीं होगा तो रोटी और पानी तो होगा ना. ये बहुत बड़ी टीचिंग है मेरे लिए. तो यू नो, द मोमेंट वी स्टॉप लर्निंग, our life stops. और मैं जिंदगी के अंदर मरते दम तक सीखना चाहता हूँ. Anyone could teach me anything, and I just have utmost respect for them. और जी टाइम इज फॉर अ ब्रेक. एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं. एंड ब्रेक के बाद कोई पोइट्री शूट्री. यार मुझे आज वो बड़ा मुझे याद आ रहा है, जगजीत सिंह की एक नज़म थी, एक बार हमन ने कहा है कि इस साल अच्छा है. वो गालिब की वो थी, उसकी जमीन में कही गई थी, दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है. तो यू नो वो बहुत अच्छी थी. तो वो मैं कोशिश करूंगा, इफ आई कैन फाइंड दैट, मुझे याद तो नहीं है, इफ आई कैन फाइंड दैट देन आई कैन रीड दैट, और वो मैं आपको सुनाऊंगा. और साथ साथ आपकी टेलीफोन कॉल्स लेता हूं 0213-870-9188. ऑफ कोर्स आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद. ऑलराइट लेडीज एंड वंस अगेन वेलकम बैक एंड लाइंस आर ओपन. 0213-870-9188 इज द नंबर टू कॉल. बाय द वे, अब जो नई जो रिसर्च है उसके मुताबिक हम हाइपरलूप्स की तरफ जा रहे हैं. ये फ्रिक्शनलेस ट्रैवल होगा और यू नो एक बहुत बड़ी सी ट्यूब के अंदर फ्लोटिंग बॉक्सेस होंगे जिसके जरिए आप एक जगह से दूसरी जगह जा सकेंगे. या और ये साउंड बैरियर जो है उसको तोड़ देगा. तो मैं कोई रिसर्च अब आपको ये बताने वाला नहीं हूँ कि क्या है, बस ये समझ लीजिए कि ट्रैवलिंग बहुत आसान हो जाएगी और देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि हम ऐसे जेट्स के अंदर ट्रैवल करें जो न्यूयॉर्क से लंदन 1 घंटे के अंदर पहुंच जाएगा. और इससे भी ज्यादा फास्ट जेट्स जो हैं वो इस वक्त इन प्रोग्रेस हैं, बनने के लिए हैं. ऐसा भी हो रहा है, फ्यूचर के अंदर ये भी होगा. अच्छा, हम मेटावर्सेस की तरफ जा रहे हैं, हम एक ऐसी जगह जा रहे हैं जहां हम वर्चुअल रियलिटीज के अंदर रह सकेंगे. लेकिन एट द सेम टाइम आप रिमेंबर टर्मिनेटर, आपको याद है साइबोर्ग थे उसके अंदर ना, या तो साइबोर्ग अब एक हकीकत बनने वाला है. और इसका उल्टा वर्जन मैं आपको बता दूं कि आर्टिफिशियल दिल जो है वो तैयार हो गया. अगर किसी को चाहिए तो वो इंग्लैंड से परचेज भी कर सकता है इसको. वो तकरीबन £250,000 का है. और कहने का मकसद ये है कि हाफ मैन हाफ मशीन, इस पे रिसर्च जो है वो अब जारी है. एंड लेट्स सी व्हाट्स गोना हैपन. रोबोट्स जो हैं वो AI जिसे कहते हैं, अब वो तो ज़ाहिर बेतहाशा डेवलप हो रही है. ये जो मैं आपको द लाइन बता रहा हूँ, ये जो शहर जो बन रहा है न्यूयॉर्क में, ये AI का एक बोलता सबूत है. और AI के अंदर बेतहाशा काम हो रहा है. AI स्टैंड्स फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. अच्छा, तो ये लेकिन इसके अंदर वरीसम बातें भी हैं. और वरीसम बातें क्या हैं? अगर आप लोगों को याद हो तो एक साइंटिस्ट हुआ करते थे, हिज नेम वाज स्टीफन हॉकिंग्स. और मैं उन्हें बेतहाशा पसंद करता हूँ. और उन्होंने बड़ी कमाल बातें की थी, जिसके अंदर उन्होंने ये बताया था कि जो डिस्ट्रक्शन होगी इंसान की, ह्यूमन डिस्ट्रक्शन जो होगी, वो बहुत सारी चीज़ों की तरफ से वजह से हो सकती है. जिसके अंदर एक चीज़ जो है कि AI जो है वो सबकत ले जाएगा इंसानों पे. AI जो है वो सबकत ले जाएगा. AI विल रूल. अगर आपने मूवी देखी हो टर्मिनेटर, तो टर्मिनेटर के अंदर भी यही होता है कि AI जो होता है वो इवॉल्व कर जाता है.
अच्छा, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे. और एक और चीज उसने कही थी, वो ये कहता है कि मैन मेड वैक्सीन जो हैं वो भी इंसान की डिस्ट्रक्शन का यानी तबाही का बाइस हो सकती हैं. गो फिगर. या आई एम नॉट गोना से इट बिकॉज़ यू नो या काश मेरे पास यहाँ डॉक्टर्स मौजूद हों तो हम फिर बैठ के बहस करें. एंड दे आल्सो नो इट, बट एनीवे लेट्स नॉट गेट इनटू दैट. बट कहने की बात ये है, वो विल टॉक अबाउट इट. ये सारे अब तो आपको ये देखने को मिल रहा है ना, मैं इन सारी चीजें जो कंस्पिरेसी थ्योरीज हैं इनके बारे में मैं जरूर बात करूंगा. आई विल टॉक अबाउट यू नो कि हुआ क्या था. एक बड़ी जबरदस्त किस्म की थ्योरी है कि जी क्या हमने आज तक चांद पे कदम रखा है या नहीं रखा है. व्हाट इज द डार्क साइड ऑफ द मून, और क्या हम मार्स पे जा सकते हैं, क्या हम रोशनी की रफ्तार से ज्यादा ट्रैवल कर सकते हैं. हमारी जो क्लोजेस्ट गैलेक्सी है एंड्रोमेडा, ये जो है ये कितना दूर है और क्या इसका डिस्टेंस हमेशा एक ही जैसा रहता है. ये जो जितने प्लैनेट्स हैं इनकी जो मूवमेंट है क्या वो किसी खास चीज का पता देती है. क्या हम रोशनी की रफ्तार से ज्यादा ट्रैवल कर सकते हैं. अगर हम रोशनी की रफ्तार से ट्रैवल करें तो क्या टाइम कांस्टेंट हो जाता है, और टाइम अगर कांस्टेंट है तो फिर स्पेस का क्या है, क्या टाइम और स्पेस एक ही चीज ज्यादा है. ओके, मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ. तो we're going to talk about all this. हम ये तो खैर मेरे सब्जेक्ट्स हैं, I do research on them. तो ये तो मेरे सब्जेक्ट्स हैं. we're going to talk about it. ये तमाम चीजें मैं आपको बताऊंगा. फ्यूचर के बारे में आपको बताऊंगा. उसको लिख के रख लीजिएगा, अपनी नस्लों को दे दीजिएगा और उनको बता दीजिएगा एक आदमी था जिसने ये कहा था ये होगा. बहुत साल पहले मुझे याद है when Dolly the sheep came. आपको याद होगा Dolly the sheep क्लोन जिसको किया गया था. तो people never used to believe, they used to think कि इसको बंद कर दिया जाएगा, बैन कर दिया जाएगा. And back then I was doing radio in the US और मैंने कहा था ऐसा नहीं होगा, बल्कि इंसानी जिस्म पे इंसानी आज़ा को उगाया जाएगा क्लोनिंग के लिए. वो आप रैकेट में जाके चेक कर सकते हैं. Now it is happening, it is actually happening. इंसानी जिस्म में. अच्छा, उसके अंदर एक और बहुत जबरदस्त किस्म की टेक्नोलॉजी है जो साइंसदानों ने डेवलप की है, जो जेनेटिक साइंसेस के लोग हैं उन्होंने डेवलप की है. ये जो हमारी एम्बिलिकल कोड होती है या प्लेसेंटा होता है उसको निकाल के वो सेव करके रख लेते हैं जब बच्चा पैदा होता है, और इसके बाद उसके अंदर से वो तमाम बीमारियों को, वो भी एक बड़ी तफसील है, वो मैं आपको बताऊंगा. और उसके जो सर्विसेज हैं वो मेरे ख्याल में आई थिंक इफ आई एम राइट पाकिस्तान में भी अवेलेबल हैं, बट आई डोंट नो वो यहाँ से निकल के कहीं और जाता है, प्रिजर्व किया जाता है. बट यूएस के अंदर है, यूएई के अंदर है, यूके के अंदर है, यहाँ पर तो है. अच्छा, इस पे एक और चीज याद आई मुझे ना, एक फिल्म आई थी डेमोलिशन मैन. ठीक है, अच्छा, डेमोलिशन मैन जो आई थी वो आई थी बैक इन द 90s. उसमें सिल्वेस्टर स्टैलोन था और वेस्ली स्नाइप्स था, एंड आई थिंक सैंड्रा बुलक वाज देयर टू. तो उसके अंदर दिखाया था कि इसको फ्रीज कर लिया जाता है सिल्वेस्टर स्टैलोन को और वेस्ली स्नाइप्स को, और उनको क्रायो प्रिजन्स कहा जाता है. तो एक प्रोसेस होता है जिसको क्रायोजेनिक्स कहते हैं, और उसके अंदर इंसान को फ्रीज कर लिया जाता है. अच्छा, ये कहा यह जाता है कि ये जो कुछ ऐसे प्रिजन्स हैं दुनिया के अंदर जहां पर क्रायोजेनिकली कुछ प्रिजनर्स को फ्रीज किया गया है. कुछ बड़े बड़े लोग अपने आप को फ्रीज करवा रहे हैं. मैंने बैक इन द डे, आई थिंक इट वाज व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप, आई रेड अब दिस, आई हैव टू, बिकॉज इसकी सोर्स जो थी वो चूंकि पाकिस्तान से जनरेट हुई थी तो इसलिए मुझे पता नहीं है, क्योंकि उसके बाद मैंने उसके बारे में सुना नहीं. बट ये मुझे याद है, एक मालूमात आम्मा की किताब आती थी, उसके अंदर मैंने पढ़ा था कि एक फ्यूनरल ऐसी भी थी, और वो किसी चाइनीज आदमी की फ्यूनरल थी जिसने अपने आप को 1000 साल के लिए क्रायोजेनिकली फ्रीज करवाया है, और वो 1000 साल के बाद उठेगा, उसको उठाया जाएगा दोबारा से. तो तो वर्ल्ड के अंदर तो बड़ी बड़ी सारी तरक्कियां हो रही हैं. चाइना के अंदर डिजाइनर बेबीज आ रहे हैं. डिजाइनर बेबीज जब आप डीएनए में जाके फिडल करते हैं और आप आंखों का जो कलर है वो डिटरमिन कर सकते हैं, बालों का कलर डिटरमिन कर सकते हैं, और ये पूरी दुनिया के अंदर आहिस्ता आहिस्ता इस टेक्नोलॉजी को आम किया जा रहा है. We're going to talk about all that. आपको हमारे शो में, मेरे शो में ये तमाम चीजें मिलेंगी. We're going to talk about future and of course past as well, future as well, and present as well. ये सारी चीजें मिलेंगी, लेकिन सबसे पहले आइए दोबारा टेलीफोन कॉल्स की तरफ चलते हैं. आई विश आप लोग मेरा साथ दे सकें, और जितने लोग मुझे सुन रहे हैं ये डायरेक्टली रेडियो पे भी सुने और मुझे कॉल करें. कॉल करने का नंबर होगा 0213-870-9188. बी सिंपल, बी ऑनेस्ट एंड जस्ट शूट स्ट्रेट, दैट्स इट. सीधी सिंपल बात करें. अस्सलाम वालेकुम जी, यू आर ऑन द एयर. हेलो. ओके, आई कांट हियर यू. यार इसको ये सही कराना है. आई थिंक थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है इसके अंदर, या थोड़ा सा करा लें इसको सही.
0213-870-9188 यहाँ कॉल करने का नंबर है. दोबारा दे रहा हूँ, 0213-870-9188 यहाँ कॉल करने का नंबर है. और मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप कॉल करना चाहते हैं सिर्फ एक फेवर मुझे कर दीजिएगा, एंड दैट फेवर इज कि जब भी आप मुझे कॉल करें तो आपने रेडियो से दूर रहिएगा या रेडियो को बंद कर दीजिएगा, तो फिर मैं आपकी आवाज को प्रॉपर्ली सुन सकूंगा. अस्सलाम वालेकुम. हेलो 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 हेलो. ऑलराइट, they don't want to talk. Alright, 0213-870-9188 is the number to call. और आज के बाद पाकिस्तान का रंग क्या होगा? well, जो कुछ होगा हम सबके साथ ही होगा, बट लेट्स सी. बारिश का बड़ा अच्छा हाल है, मतलब अभी 6 से दोबारा प्रेडिक्शन है ना कि 6 से दोबारा रेन का एक्सपेल आएगा 8 तारीख तक ना, तो 3 दिन हमारे और इसके गुजरेंगे. बट देन आई डोंट नो दैट्स जस्ट फनी टू मी. हम कभी भी प्रिपेयर नहीं होते. 0213-870-9188. अस्सलाम वालेकुम जी, you're on the air. वालेकुम सलाम शायर भाई, क्या हाल है? क्या हाल चाल है? कौन बात कर रहे हैं? अबू बकर सिद्दीक फ्रॉम कस्बा कॉलोनी. कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ शायर भाई, आप सुनाएं? आई एम ऑल गुड. ये बताओ, महंगाई शंगाई का हाल चाल क्या है? गुजारा हो रहा है? महंगाई तो बस बहुत ज्यादा, बस गुजारा चल रहा है बस शायर भाई. महंगाई तो बहुत ज्यादा है, महंगाई का तो पूछे मत. नहीं, मैं तो पूछ रहा हूँ, सच सच बताओ ना. मतलब तुम्हें क्या लगता है, महंगाई कभी कम होगी हमारे यहाँ? मुझे तो नहीं लग रहा है शायर भाई महंगाई कम होगी. आपको नहीं लग रहा कि कम होगी? क्यों, वजह? वजह ये है कि वजह ये है कि शायर भाई जो है ना, जो पेट्रोल आगे बढ़ रहा है, पेट्रोल बढ़ रहा है, और जिससे डॉलर जो है ऊपर जा रहा है, तो महंगाई कैसे कम होगी? अच्छा, वैसे पेट्रोल जो है पूरी दुनिया के अंदर एक्चुअली नीचे जा रहा है, और उसका बहुत बड़ा रीजन ये है कि दुनिया एक रिसेशन की तरफ जा रही है. और जाहिर है ये नवंबर तक यही सूरत हाल रही है. नवंबर के बाद चीजें तब्दील होना शुरू होंगी. बट एनीवे अबू बकर, थैंक यू सो वेरी मच. बहुत बहुत शुक्रिया. ये बात मैं आपको समझाऊंगा कि नवंबर की मैंने क्यों बात की है. बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो स्लोली एंड ग्रेजुअली प्रोग्रेस करके एक खास स्टेज पे पहुंचती हैं और उन्हें पहुंचाया जाता है. अच्छा, एक बात और याद रखिएगा, इसको खुदा का वास्ता याद रखिएगा. अब जो मैं बात कह रहा हूँ, ये जो आपको लगता है ना कि पूरे मुल्क जो हैं वो अपनी अपनी गवर्नमेंट्स के जरिए दुनिया को चलाते हैं, गवर्न करते हैं, अपने मुल्कों को भी गवर्न करते हैं. नो, ऐसा नहीं होता. दुनिया की जो गवर्निंग बॉडी है वो कुछ और है. मुल्क तो जाहिर होते ही हैं और हुकूमतें भी होती हैं, लेकिन जो डायरेक्शंस आती हैं वो कहीं दूसरी जगह से आती हैं. इसको इस तरह से समझ लीजिए कि दुनिया बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट ग्रुप्स में बटी हुई है, बहुत बड़े बड़े. उनमें सोसाइटीज भी हैं, इन्वेस्टमेंट ग्रुप्स भी हैं. ये वो ग्रुप्स हैं जो दुनिया के बड़े बड़े एडवाइजर्स पर मुश्तमिल हैं. अच्छा, ये एडवाइजर्स कौन कौन हो सकते हैं? ये एडवाइजर्स मुल्क के प्रेसिडेंट्स भी हो सकते हैं, ये मुल्क के चीफ सेक्रेटरीज भी हो सकते हैं. मिसाल दे देता हूं मैं आपको. एक ग्रुप है, एक जमाने में बहुत एक्टिव था, उसका नाम है कार्लाइल ग्रुप. उसके अंदर जो एडवाइजर्स थे उसमें जॉर्ज डब्ल्यू बुश थे, जिम बेकर थे, बिल क्लिंटन थे, ये तमाम लोग एडवाइजर्स के अंदर थे. नाउ इमेजिन दिस. और वो जो पूरा ग्रुप था, 42% of it was owned by Arabs. 42% of it. 42%. अब मुझे बताइए इन्वेस्टमेंट कहाँ जा रही है, किस जगह लग रही है? किस दिन बात करूंगा मैं. इसलिए तो मैं कहता हूँ कभी किसी को बुलाएं या बिठाएं मेरे साथ. I really want to talk to all our politicians. 10 सवाल उनसे करता हूँ. I want them to answer. I really want to. Because जब आप मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे होते हो ना, मुल्क में और मुल्क से बाहर, then you should be aware of everything. आपको पता होना चाहिए, आपका विजन इतना बड़ा होना चाहिए. हम दुबई जाते हैं, एक डेजर्ट था ना, उन्होंने वहां पाम जुमेरा बना दिया. इमेजिन दैट. क्या बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है. लुक एट कतर. कतर कमाल है, कमाल. लुक एट दोहा. इट्स अनबिलीवेबल, अनरियल, फ्यूचर सिटी. कमाल. लुक एट सऊदी अरेबिया. द काइंड ऑफ प्रोग्रेस दैट दे आर हैविंग. अब ये हमारे इस्लामिक कंट्रीज हैं. अब जो नॉन इस्लामिक कंट्रीज हैं उनकी तरफ आ जाइए और आप पूरे स्कैंडिनेविया को देख लीजिए. वेरी पीसफुल पीपल, वेरी वेरी पीसफुल पीपल, बट देव गॉट एवरीथिंग, देव गॉट अ सिस्टम इन प्लेस. फिर यूरोप के अंदर आ जाइए, ईस्ट देख लीजिए, वेस्ट देख लीजिए, आपको बड़ी बड़ी नेशंस मिलेंगी, ट्रबल में भी मिलती हैं, लेकिन उनके प्लान्स हैं, फ्यूचर है. हम अभी तक यही डिसाइड नहीं कर पाए कि हम वोट किसे देंगे. ये डिसाइड नहीं कर पाए.
सो बहरहाल क्या हम में टैलेंट है? बेतहाशा. पोटेंशियल है? बेतहाशा. बट यू नो थोड़ा सा प्रॉब्लम है. 021387091188. जी, you're on the air. अस्सलाम वालेकुम साहिर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक. आप कैसी हैं फरजाना? अल्लाह का शुक्र है. महंगाई की जो बात हो रही है ना साहिर, हाँ, तो यकीन करें ये महंगाई का जो रॉकेट है ना बस ऊपर ही ऊपर हवाओं में ही उड़ता जा रहा है. आज मैं मार्केट गई, मैं वेजिटेरियन हूँ तो. अच्छा, आप मीट वगैरह नहीं खाती? मीट बहुत ही कम खाती हूँ और बहुत बच्चे मुझे जबरदस्ती कहते हैं मामा थोड़ा चख लो, लेकिन मैं नहीं खाती हूँ. Okay, so you prefer vegetables? हाँ, मैं वेजिटेबल. और वेजिटेबल इतनी महंगी हो गई है, यकीन करें. आज मैं मार्केट गई, पहले तो मतलब 150-200 रुपया किलो होती थी. हाँ, कोई भी सब्जी ले लें चले, ज्यादा से ज्यादा 200 रुपया हो जाती थी. आज मैंने भिंडी पूछी 300 रुपया किलो. वाह. और यकीन करें मैं कोई 3-4 सब्जी लाई तो 1000 रुपया खर्च हो गया. वाह. मतलब साहिर, मतलब क्या खाएं? दालें तो वैसे ही पहले महंगी थी, गोश्त मीट वगैरह ये वैसे ही गरीबों के उसमें नहीं था. अब तो सब्जियां भी इतनी महंगी हो गई हैं, बैंगन इतने महंगे. ओ माय गॉड, मतलब 250 रुपए से ऊपर बैंगन किलो दे रहे हैं. वाह. तो ये देखें आप के क्या होगा. अच्छा, वजह क्या? What do you think? What's the reason? क्या वजह क्या है? वजह तो यही सारी, यही जो पेट्रोल महंगा कर रहे हैं और कुछ ना पता है, हम लोगों को ज्यादा मुनाफा भी कमाने की आदत हो गई है. अच्छा, आपको नहीं लगता हम कहीं जिम्मेदार हैं इसके? मतलब एज ए नेशन कोई ना कोई जिम्मेदारी तो हम पे भी आती है ना. छोड़े पॉलिटिशियन को, उनको हम हमेशा ही बुरा कहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं तो हमारी जिम्मेदारी भी है ना. बिल्कुल है हमारी जिम्मेदारी भी. और ये देखिए ना, मतलब हम हुकूमत तो जो बढ़ाती है पेट्रोल वगैरह जो होता है उसके असरात भी होते हैं, बट हम लोग ना हर शख्स की ये कोशिश होती है ना कि जो आया है ना, जो जहाँ पे जो फंस रहा है उसको ज्यादा से ज्यादा लूटो. ट्रू. हाँ, ये है. अच्छा सर, एक मेरी बेटी की फरमाइश है, वो असल में ये एस्ट्रोफिजिक्स वगैरह का बहुत उसको शौक है. तो वो कह रही थी कि मामा आप ना पूछें कि ये जो मल्टीवर्स क्या होता है और पता नहीं ब्लैक होल और इसके बारे में. अलग-अलग चीजें. मल्टीवर्स बिल्कुल अलग चीज है. मल्टीवर्स भी या काइंड ऑफ एक ही जैसा है. किसी दिन या कभी ना आप जरा इसके बारे में रखिएगा, ब्लैक होल. और पता नहीं वो तो कह रही थी कोई व्हाइट होल का क्या हकीकत है, ब्लैक होल की क्या हकीकत है. नया कॉन्सेप्ट है कि नए कॉन्सेप्ट हैं ब्लैक होल एंड व्हाइट होल्स. और यू नो मल्टीवर्स भी जाहिर है, अगर आप देखें तो पैरेलल यूनिवर्स की जो थ्योरीज हैं वो एग्जिस्ट करती हैं. और वो ये कहती हैं कि एक से ज्यादा यूनिवर्स जो हैं वो दुनिया के अंदर आई हैं और मौजूद हैं कायनात के अंदर. और यू नो और ये जाहिर है, ये हमें समझना पड़ेगा. इवन कुरान करीम में लिखा है रब्बुल आलमीन है, वो आलमों का रब है. तो पता नहीं कितने आलम क्रिएट किए हुए हैं. अच्छा, फिर उसके साथ साथ थ्योरीज डिफरेंट हैं. ब्लैक होल एक ऐसी चीज है जिसके बारे में हम शुरू में बहुत ज्यादा फैंटेसाइज किया करते थे. हम लोग बहुत मुतासिर थे ब्लैक होल से. ये कहा जाता है कि ब्लैक होल एक इतनी इंटेंस चीज होती है, उसकी जो ग्रेविटी होती है वो इतनी शदीद होती है, वो इतना पैक्ड होता है. आप इमेजिन ऐसे कीजिए कि अगर एक टेनिस की बॉल में पूरी दुनिया को समा दिया जाए, पूरी दुनिया को यानी उसको अगर समो दिया जाए एक टेनिस की बॉल के अंदर, तो ये एक ब्लैक होल क्रिएट कर देगा. बिकॉज उसकी डेंसिटी इतनी ज्यादा हो जाएगी कि उसमें से लाइट का गुजर भी मुमकिन नहीं है. लेकिन अब जो नई थ्योरीज आ रही हैं उसके बारे में वो थोड़ी सी मुख्तलिफ हैं. पहले एक जमाने में ये कहा जाता था कि ब्लैक होल में चूंकि ग्रेविटी इंतहा से ज्यादा होती है, इसलिए ब्लैक होल से बाहर कोई चीज नहीं जा सकती, और अगर उसके करीब कोई चीज आए तो वो फौरन से उसको अपनी जानिब खींच लेता है, उसको डिस्ट्रॉय कर देता है. सो मच सो कि ब्लैक होल जो है वो गैलेक्सीज को भी निगल जाता है. बड़ी बड़ी गैलेक्सीज जो हैं उनको भी उसने निगला है. जायंट एंड जाइगेंटिक साइज के ब्लैक होल्स जो हैं वो मौजूद हैं. लेकिन अब ऐसा देखा गया है कि ब्लैक होल से चीजें निकलती हुई देखी गई हैं जो रोशनी की रफ्तार से ट्रैवल नहीं कर रही हैं, उससे कम रफ्तार से ट्रैवल कर रही हैं, बट ब्लैक होल से चीजें निकल रही हैं. तो अब थ्योरीज जो है वो थोड़ी सी मुख्तलिफ हो गई हैं. अब आगे जो रिसर्च हो रही है उसके मुताबिक ये है कि शायद हम इस यूनिवर्स में अकेले नहीं हैं, कुछ और लोग भी आबाद हैं जो कहीं ना कहीं जरूर रहते होंगे. तो दैट्स व्हाट इट इज. थैंक यू सो मच. सुन रही होंगी. नो प्रॉब्लम, थैंक यू जी. इसके बारे में हम बात के अंदर बात करेंगे, बट इट्स फैसिनेटिंग. ये तो मुसलसल
इवॉल्व होती रहती है, चेंज होती रहती हैं थ्योरीज, तो इसके बारे में हम जरूर बात करेंगे, लेकिन मैं बहुत इसको एलिमेंट्री रखता हूँ. रीजन इज बिकॉज अगर हम डेप्थ के अंदर जाएंगे तो फिर टन्स एंड टन्स ऑफ कैलकुलेशंस आर देयर और फिर वो आप हमें बोर हो जाएंगे. बस इतना जान लीजिए कि हम इस यूनिवर्स में अलोन नहीं हैं, अकेले नहीं हैं, और बहुत सारी चीजें हैं, ये भी जान लीजिए. अच्छा, छोटी सी आपको बात बताता हूँ. अगर आप हमारी इस गैलेक्सी के एक जगह पे खड़े होके, एक कोने पे खड़े होके जमीन को देखें तो जमीन नजर नहीं आती. तो इमेजिन कीजिए, जमीन नजर नहीं आती, जमीन नजर नहीं आती, ठीक है. अब आप इमेजिन कीजिए जिस गैलेक्सी में हम रहते हैं इसको हम मिल्की वे कहते हैं. ये गैलेक्सी मिड साइज गैलेक्सी है, ये मिल्की वे कहलाती है, ठीक है. और अगर मिल्की वे के एक कोने पे हम खड़े हो जाएं और जमीन को देखें और दुनिया की सबसे ताकतवर तरीन खुर्दबीन से भी देखें तो भी जमीन नजर नहीं आएगी. हम अपने सोलर सिस्टम से जरा बाहर चले जाएं तो जमीन एक नुक्ते की माने नजर आती है. या अच्छा, इसको टेस्ट करने के लिए नासा ने 2 प्रोब्स छोड़े थे. एक का नाम वॉयेजर 1 था और एक का नाम वॉयेजर 2 था, जिन्होंने बेतहाशा सफर किया. बाद में उन्होंने वेलोसिटी एक्वायर की दूसरी फोर्सेस के जरिए, और इस वक्त भी वो फजा के अंदर हैं और पिक्चर्स जो हैं वो कभी ना कभी, अभी वॉयेजर 1 इट केम अलाइव और उसने कुछ पिक्चर्स जो हैं वो भेजी हैं, जिनकी वजह से हमें समझने में हमारी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा डेवलप हुई है. हमने बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी हैं जिससे पहले हमें नहीं पता थी. अच्छा, वॉयेजर 1 वॉयेजर 2 जो है वो मैन मेड ऑब्जेक्ट्स हैं और वो इस वक्त फिजा के अंदर हैं और कहीं ना कहीं वो जाग जाते हैं जहाँ उनको सिग्नल्स मिल जाते हैं. अव्वल तो वो इस वक्त नासा की भी दस्तरस से दूर जा चुके हैं and one day they'll get destroyed. वो मुसलसल आगे बढ़ रहे हैं, उनकी वेलोसिटी में, उनकी स्पीड के अंदर इजाफा हो रहा है. और अभी पिछले दिनों 4-5-6 दिन पहले की बात है कि नासा ने सिग्नल्स दोबारा रिसीव किए थे और कुछ इमेजेस थे जो नासा ने ले लिए थे, जो वॉयेजर 1 की तरफ से आए थे. सो कहने की बात क्या है कि ये तमाम चीज़ें जो हैं ये बड़ी इंटरेस्टिंग है, बहुत फैसिनेटिंग है. इसका फ़ायदा क्या है? इसके बेशुमार फ़वाइद हैं, लिटरली. पहली बात तो ये कि ऐन मुमकिन है कि हम आइंदा चंद दहाइयों के बाद सफर करने लग जाएं. इलान मस्क जो है वो मार्स पे जाना चाहता है, मार्स की फ्लाइट को पॉसिबल बनाना चाहता है. शायद हम मार्स के अंदर कॉलोनाइज भी करें. अच्छा, ये समझ लीजिए कि पहले जहां आज अर्थ है, यहाँ पहले मार्स हुआ करता था. जहां हम अर्थ, जमीन जिस जगह है, इसे गोल्डीलॉक्स जोन कहा जाता है. ये हैबिटेबल जोन है, यहाँ पर जिंदगी जो है वो नुमू पा सकती है. अच्छा, लेकिन अगर हम मार्स पे जाके रहते हैं तो उसके लिए कंडीशंस अभी फीजिबल नहीं है, हमें वो बनानी पड़ेंगी. कैसे बनानी पड़ेंगी? और जाहिर उसमें बहुत सारी चीजें अभी उसकी, बस ये समझ लीजिए कि हम मार्स को कॉलोनाइज कर सकते हैं. इसके अलावा हम दूसरी बहुत सारी अर्थ जो हैं उसको ढूंढने के अंदर लगे हुए, जहां हमें पानी के थोड़े से जखीरे मिल जाएं, थोड़ी सी और चीजें मिल जाएं. क्या एज ह्यूमंस हम इवॉल्व होंगे? हम बिल्कुल एज ह्यूमंस इवॉल्व होंगे. और आज का ह्यूमन जो है वो आज से 10,000 साल के बाद के ह्यूमन से जरा सा मुख्तलिफ होगा. जो लर्निंग कैपेसिटीज होंगी वो डिफरेंट होंगी, जो लर्निंग कर्व्स होंगे वो डिफरेंट होंगे, जो ब्रेन की कैपेसिटी होगी, उसका यूजेज होगा वो डिफरेंट होगा. जो मैं आपको छोटी सी बात बताऊं, ऐसा मुमकिन है कि आज से 50 साल के बाद जो बच्चे पैदा हों वो बाकायदा ज़बानें सीख के पैदा हों, वो मल्टी ज़बान बोलें. अच्छा, एक बात और भी याद रखिएगा, प्लीज अंडरस्टैंड दिस, ये देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आज से चंद दहाइयों के बाद लैब्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें क्रिएट हो जाएं. इवन ह्यूमंस को भी लैब में क्रिएट किया जाएगा. यस. एक और कॉन्सेप्ट है जिसपे बेतहाशा काम किया जा रहा है और वो ये है कि आपको लाइफ असाइन कर दी जाए, टाइम असाइन कर दिया जाए लाइफ का, कि उसके बाद आप उसको अपलोड करवा सकते हैं. और वो कैसे किया जाएगा, उसकी बहुत सारे और प्रोसेस हैं जिससे इंसान गुजर रहा है. लेकिन एक बात मेरी याद रखिएगा, ये जितनी भी तरक्की इंसान कर रहा है ये सिर्फ एक झटके की मार है, सिर्फ एक झटके की मार है. आप इमेजिन करें, हम जिस इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, कार्ल सेगन ने बड़ी कमाल बात की. वो कहता है ये नुक्ता जो हमें इस गैलेक्सी के कोने से नजर नहीं आता, इसी नुक्ते पे सब कुछ हुआ है. जितनी रिसर्च हुई है, जितने मज़ाहिब आए हैं, जितने बड़े बड़े लोग आए हैं, सब के सब इसी एक नुक्ते, जितनी जंगें हुई हैं, सब के सब जितने एम्परर्स गुजरे, सब इसी एक नुक्ते पे गुजरे हैं. और ये नुक्ता हैरतअंगेज तौर पे हमको दूर से नजर भी नहीं आता. अब आप इमेजिन करें, वो जो रब्बुल आलमीन है उसकी शान क्या होगी. ये सारी कायनात उसने बनाई और कायनातें, आलम उसने क्रिएट कर दिए हैं बेशुमार. वो रब्बुल आलमीन है, आलमों का रब है. इमेजिन. अब होता है इसका फासला क्या है, जो विजिबल यूनिवर्स है उसका फासला क्या है, 93 बिलियन लाइट ईयर्स. अब लाइट ईयर क्या होता है यार, बहुत ज्यादा फिजिक्स तो नहीं हो रही, सही बता दो, इंटरेस्टिंग है.
Alright, I don't know if you guys are understanding this or not. I promise कम से कम करूंगा मैं ये बातें. लाइट ईयर क्या होता है? लाइट ईयर ये होता है कि जब आप रोशनी की रफ्तार से ट्रैवल करें. अब इमेजिन कीजिएगा, साइज देखिएगा, और फिर मैं आपको एक बड़ी हैरतंगेज बात बताऊंगा. इमेजिन करें, तो अगर आप रोशनी की रफ्तार से ट्रैवल करें, अब आप पूछेंगे रोशनी की रफ्तार क्या होती है? रोशनी की रफ्तार होती है 1,86,000 मील फी सेकेंड. 1,86,000 मील फी सेकेंड. 1,86,000 माइल्स पर सेकेंड. ये रोशनी की रफ्तार है. अगर आप इस रफ्तार से बगैर रुके 93 बिलियन साल सफर करें, 93 बिलियन साल सफर करें इस रफ्तार से, तो आप इस कायनात की नजर आने वाली आखिरी हद तक पहुंचेंगे. और वो क्यों नजर आने वाली आखिरी हद है? क्योंकि वहां से रोशनी अब तक हमारे पास पहुंच पाई है. और कहा यह जाता है जो कुछ नजर आ रहा है वो 1% है. कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, शायद 1% नहीं है. उसके बाद क्या है? एक अल्टीमेट वॉइड है, और उस वॉइड को हम समझ नहीं पाते हैं. लेकिन जाहिर है अभी तक ना तो अक्ल इंसानी ने इतनी तरक्की की है, और ना हमारे पास जो चीजें हैं वो इस काबिल हैं. थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ कि ये क्या है. एक साइंसदान था, एक साइंटिस्ट था, उसका नाम था कार्डाशेफ. ह्यूमन एवोल्यूशन के, ह्यूमन प्रोग्रेस के डिफरेंट मदारिज बताता है. उसके अंदर टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3 सिविलाइजेशन बताता है. टाइप 1 सिविलाइजेशन क्या होती है? बड़ी जबरदस्त होती है. वो जो आपका होस्ट स्टार होता है, इन आवर केस दैट्स द सन, उसकी एनर्जी को वो हार्नेस करता है और उसके बाद उसको यूज करता है. तो हम टाइप 1 की 0.7 पे हैं अभी, और इसको टाइप 1 बनने में हमको तकरीबन अभी 100 साल का अरसा मजीद दरकार है. फिर आती है टाइप 2 सिविलाइजेशन, जो आपका सोलर सिस्टम है. वो जाहिर है उसकी जितने प्लैनेट्स हैं, जितने स्टार्स हैं, उसकी एनर्जी को हार्वेस्ट कर लिया जाए और छोटे छोटे स्फेयर्स के अंदर उसको डिवाइड कर दिया जाए, जिनको डायसन का बहुत ज्यादा, बस समझ ले कि सोलर सिस्टम जो है उसके अंदर जो स्टार्स हैं उनकी एनर्जी को हार्नेस किया जाए. फिर उसके बाद वो कौम जब उसको कंट्रोल कर लेती है, स्टोर कर लेती है, फिर उसको अपने इस्तेमाल के अंदर लेके आए, तो वो टाइप 2 सिविलाइजेशन कहलाती है. वो डिपेंड करेगा कि हम कितने, वो हम 200 साल में भी कर सकते हैं और 2000 साल भी लग सकते हैं उसके लिए. फिर इसके बाद एक एनर्जी, वो इतने लगेंगे नहीं. फिर उसके बाद आती है एक टाइप 3 सिविलाइजेशन जो है इंटरगैलेक्टिक. दैट मींस जितनी गैलेक्सी, फर्ज करें हमारी मिल्की वे गैलेक्सी है, तो इसके जितने भी होस्ट स्टार्स होंगे, उनकी जितनी भी एनर्जी है उसको सेव कर लिया जाए, उसको हार्नेस कर लिया जाए, फिर उसको इस्तेमाल किया जाए. रिमेंबर मैं आपको बता रहा था ना कि ब्लैक होल्स के अंदर से कुछ चीजें निकलती हुई देखी गई हैं. क्या पता वो टाइप 3 सिविलाइजेशन के लोग हों. यू नेवर नो. फिर उसके बाद बहुत सारे साइंटिस्ट मुत्तफिक हो गए, मैं भी मुत्तफिक हूं, कि एक टाइप एक्स सिविलाइजेशन होती है जो मल्टी गैलेक्टिक कहलाती है. और मल्टी गैलेक्टिक का मतलब यह है कि आप एक से जायद जो गैलेक्सीज हैं आप उनको कंट्रोल करें, उनकी एनर्जीज को कंट्रोल करें और उसको हार्नेस करके, और उस तक पहुंचने में जाहिर है बड़ा टाइम लग जाएगा. तो द पॉइंट है कि हम अभी बहुत कम हैं और बहुत पीछे हैं. हमें बहुत आगे जाना है, और उस आगे जाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों को प्रॉपरली इक्विप्ड करें, ताकि हम उन्हें एक बेहतर से बेहतर पाकिस्तान दे सकें और वो एक बेहतर से बेहतर पाकिस्तान की खिदमत कर सकें, उसको आगे लेके चल सकें. हमारे बच्चों में किसी चीज़ की कमी नहीं. कहीं अगर हम रहे हैं तो हम पीछे रहे. मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ. ऑलराइट जी, 021387091188 इज द नंबर टू कॉल. अस्सलाम वालेकुम जी, यू आर ऑन द एयर. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम सर, आपका नाम? अरशद सलीम बात कर रहा हूँ. अरशद भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप खैरियत से? ऑल गुड सर, ऑल गुड. बिल्कुल ठीक ठाक, बिल्कुल ठीक ठाक. सर क्या कहते हैं अरशद भाई, गुजारा हो रहा है? सॉरी, मैंने कहा गुजारा हो रहा है सर. महंगाई का क्या हाल है? सर महंगाई का तो मेरे ख्याल में बहुत अच्छा हाल है, मगर ये लोगों का बहुत बुरा हाल हो गया है. ट्रू 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 ट्रू. सर बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आपसे बात करके, और मैं आपको कॉम्प्लीमेंट करना चाहूंगा कि यूजुअली जो है हमारे टीवी के ऊपर और रेडियो के ऊपर ना, मैं ये नहीं कहूंगा कि फजूल बातें की जाती हैं, अच्छी बातें की जाती हैं, मगर आज तो नहायत ही अच्छी बातें आप कह रहे हैं. उसके शायद एक रीजन ये है कि आई कैन रिलेट टू इट, नॉट डायरेक्टली बट इनडायरेक्टली. मेरी जो मिसेज हैं, शी इज डूइंग PhD इन मैथमेटिक्स, और वो जो उनकी स्पेशलाइज्ड फील्ड है दैट इज एस्ट्रोफिजिक्स. तो उस पे सीन ये है कि मैं बाय प्रोफेशन आई एम फाइनेंशियल एडवाइजर. सीन ये है कि मेरे अक्सर ना उसके साथ में गप मारता रहता हूँ, तो मुझे बहुत सारी चीजें उससे सीखने को मिलती हैं. और उसके जो थीसिस हैं वो भी और जो उसके रिसर्च पेपर्स हैं वो भी ये डार्क यूनिवर्स के ऊपर हैं. तो वो ब्लैक होल्स ही के ऊपर रिसर्च कर रही है.
सर इफ यू प्लीज अलाउ मी, अगर मैं एक बात करना चाहूँ डार्क होल, ब्लैक होल्स के बारे में. Absolutely. सर वो जो आप बात कह रहे हैं ना कि देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी कि उसमें से हम एंटर भी होती है कोई चीजें और बाहर भी निकल रही हैं. अभी एक रिसर्च के मुताबिक कहते हैं कि ब्लैक होल्स के जरिए हम एक टाइम जोन से दूसरे टाइम जोन में जा सकते हैं. They're connectors, yeah. बिल्कुल सही. हाँ बिल्कुल. उन्हें मेरे ख्याल में वर्म होल्स भी कहते हैं. वर्म होल दूसरे होते हैं, बट ब्लैक होल के जरिए आप कनेक्ट हो सकते हैं. बल्कि शायद ये कहा यह जाता है कि हो सकता है ये दूसरी दुनिया में जाने का एक रास्ता हो. हाँ एग्जैक्टली. तो सर साहिर भाई, मेरा ना आपसे एक सवाल था, ऑल्दो इससे थोड़ा सा रिलेट नहीं करता जो आपका टॉपिक है. और मुझे यकीन है कि आप बहुत अच्छा गाइड कर सकेंगे. सर करंटली जो हमारे मुल्क की सूरत हाल चल रही है, खैर पिछले 75 सालों से मोर लेस ऐसे ही चल रही है, अभी हमें मालूम होता है कि थोड़ी ज्यादा खराब चल रही है. सर आई एम अ फादर ऑफ 2, ठीक है. मेरा जो बेटा है वो 4 साल का है, बेटी 2 साल की है. इसी तरह से मेरी उम्र के बहुत सारे लोग हैं जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं एंड दे आर ग्रोइंग. और जो करंट पॉलिटिकल और नेशनल सूरत हाल है वो इतनी ग्लूमी है कि जब हम बातचीत कर रहे होते हैं तो ऑब्वियसली वो बच्चे हमारी बातें सुन रहे होते हैं. तो इतनी नेगेटिव एनवायरनमेंट में अपने बच्चों के अंदर एक पैट्रियोटिज्म कैसे पैदा किया जाए? बिकॉज I hope I've made myself clear. No, absolutely. सबसे पहले तो मुझे आपसे बात करके बहुत ज्यादा खुशी हुई है. Genuinely, it's a pleasure and it's definitely an honor to talk to you. And please give my regards to भाभी as well, because मुझे बहुत खुशी होती है जब लोग ये कहते हैं ना कि वो रिसर्च कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं. मुझे बहुत ज्यादा खुशी होती है. तो सबसे पहले तो ये. दूसरी बात, अभी आपने कहा कि जी पेट्रियोटिज्म कैसे काम, मैं आपको सच बता रहा हूँ, ये हमारी जिम्मेदारी है. मैंने अभी एक बात की थी, अगर आप शो सुन रहे थे, मैंने कहा था कि हमें अपना हीरो खुद तलाश करना है. द मोमेंट वी इनकलकेट दैट बिलीव इन आवर किड्स, आई थिंक उन्हें अपने ऊपर यकीन हो जाएगा और खुदा पे यकीन होगा. इसके अलावा उनको किसी चीज पे यकीन नहीं होगा. एंड दैट्स ऑल दे नीड. दे डोंट नीड एनीथिंग एल्स. एक बात जो मुझे बहुत अजीब लगती है, हमारे यहाँ ना अरशद भाई, हमारे यहाँ सच बोला तो जाता है, सच सुना नहीं जाता. हम अपने बच्चों को ये तलकीन नहीं करते कि सच सुने. हम उन्हें बोलने की तो तरगीब दे देते हैं, क्योंकि हमारी अपनी ट्रेनिंग के अंदर कहीं ना कहीं कमी होती है ना. हमारे बच्चे बेतहाशा टैलेंटेड हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो बचपन से हमने सुना है, हम सबसे पहला लफ्ज जो उन्हें सिखाते हैं वो नो होता है. आई डोंट नो व्हाई. वो हमको पता ही नहीं होता. हम उन्हें उनके बढ़ने से पहले उनकी नुमू को रोक देते हैं, क्योंकि हमारे मुंह से जो पहला लफ्ज उनके लिए निकलता है ना, वो अप्रूवल सीख कर रहे होते हैं. पहला लफ्ज होता है नो. You can't do this. Exactly. No, you can't. Our kids can do anything in this world. Anything in this world. All we have to do is just believe in them. Believe in them and tell them कि देखो तुम चलोगे, तुम गिरोगे, तुम्हें चोट लगेगी. ये important नहीं है. Important ये है कि तुम गिरो, तुम्हें चोट लगे, इसके बाद तुम्हें खड़ा होना है दोबारा. और मैं यहाँ पर खड़ा हूँ तुम्हारे साथ. तुमने अपना ख्वाब जीना है. No matter what you want to become, you become that. और सबसे बड़ी बात ये, आपको याद है बचपन के अंदर, I think you're younger to me, but nonetheless आपको अपना बचपन no I mean it. मैं आपको बता रहा हूँ कि एक बात तो आपको याद होगी कि बचपन में कम से कम हम 1 मील अपने पेरेंट्स के साथ जरूर खाते थे. अव्वल तो हमारे यहाँ 2 मील्स होते थे, नाश्ता एंड रात का खाना, जो अपने पेरेंट्स के साथ आप खाते थे. अब वो उसी डाइनिंग टेबल पे या कभी फर्श पे बिछा के, आमों के सीजन के अंदर आम पड़े होते थे, एंड देन वी वुड टॉक अबाउट एनीथिंग एंड एवरीथिंग टू आवर पेरेंट्स. आज हमारी वो कम्युनिकेशन नहीं है. आज हमारा सबसे बड़ा साथी जो है हमारा मोबाइल है. बिल्कुल. वो जो सर खाने की मेज के ऊपर जो चीजें सिखाई जाती हैं उन्हें कहते हैं फोक विजडम. तो फोक विजडम जो है आजकल के बच्चों में आ ही नहीं रहा. सर प्लीज, मुझे अंदाजा है कि मैं आपका एक टाइम ले रहा हूँ, टाइम भी शॉर्ट होता है आपके पास. एक और सर मेरा छोटा सा सवाल है, इससे रेलेवेंट. सर पैट्रियोटिज्म जो होता है उसका एक एलिमेंट ये है कि हम अपने कल्चर को एक्सेप्ट करें, अपने कल्चर को प्रैक्टिस करें. और जो जुबान है वो भी मोरलेस कल्चर ही का एक वो है एलिमेंट है. अब मैं हमारे माशरे में बात की जाती है किसी का वतन परस्त होना चाहिए, जुबान को फरोग देना चाहिए, उर्दू को फरोग देना चाहिए. माय पॉइंट इज, मेरा चीफ जस्टिस फैसले देता है अंग्रेजी जुबान में, मेरा प्राइम मिनिस्टर बात करता है अंग्रेजी जुबान में, मेरा ब्यूरोक्रेट बात करता है अंग्रेजी जुबान में. तो मैं अपने बच्चे को उर्दू मीडियम स्कूल में क्यों पढ़ाऊं, ताकि वो एक मतलब वो एक सब क्लास में रहे,
तो ये भी तो चैलेंजेस हैं ना सर हमारे यहाँ सर बिल्कुल है। आई होप कि मेरा जो सवाल है, आई डोंट नो पता नहीं मैं क्लियर कर सका हूँ या नहीं कर सका। नहीं सर, तो आपने न सर ये कंफ्यूजन है ना। अच्छा, कंफ्यूजन तो है, लेकिन कंफ्यूजन हम ही दूर कर सकते हैं। देखिए, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। मैं जब यहाँ से गया तो मुझे अंग्रेजी नहीं आती थी, एक लफ्ज नहीं आता था मुझे अंग्रेजी का। मैं उर्दू मीडियम का पढ़ा हुआ था। मैं जब यहाँ से गया, लिटरली मैंने जो अमेरिकन एम्बेसी में इंटरव्यू दिया है वो भी उर्दू में दिया था, और वो जो मुतरजम होते हैं उनको मैंने बुलाया था, ट्रांसलेटर्स को, जो ट्रांसलेट करते हैं उनको बुलाया था, ट्रांसलेटर्स को, और उनको उन्होंने मुझसे सवालात किए थे। उन्होंने मेरे वीजे वाले को बताया था, वीजे वाली को बताया था, उसने मुझे फिर भी 5 साल का वीजा दे दिया था। अच्छा खैर, जब पढ़ लिख के मैं वापस आ गया तो करीबन कोई 14-15 बरस गुजर चुके थे। जब मैं वापस आ गया तो मैंने टेलीविजन करना शुरू किया, तो मुझसे चंद लोगों ने बड़े हैरतंगेज सवालात किए। जैसे कि उनमें से एक सवाल ये होता था कि अरे आप इतने साल अमेरिका रहे, आपको उर्दू कैसे आती है? तो मैंने उन्हें एक जवाब दिया था जो मैं आज तक देता हूं कि मैं पाकिस्तान से गया था, पाकिस्तान मुझ में से कभी नहीं गया, पाकिस्तान से मैं गया था। ठीक है, तो देखें, अगर हम फख्र नहीं करेंगे अपनी जबान पे तो मुझे कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है अगर मुझे अच्छी अंग्रेजी नहीं आती। मैं आपको गारंटी, और मुझे नहीं आती अच्छी अंग्रेजी, मैं कसम खा के कहता हूं, मैं आज भी जो अंग्रेजी गाने जब सुनता हूं, इवन दो कि मैं यूएस के अंदर रहा हूं, और अब जाहिर है अब उनका एक्सेंट समझ आ जाता है तो अब गाने भी सुनने आसान हो गए हैं, लेकिन बहुत अरसे तक मैं उन गानों के लिरिक्स निकाल के पढ़ता था ताकि मुझे वो गाने याद आ जाएं, क्योंकि गाने याद हो जाएं, क्योंकि मुझे वो समझ में नहीं आते थे। तो इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर मुझे अंग्रेजी नहीं आती, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई डोंट केयर। लेकिन अगर मुझे उर्दू नहीं आए तो मुझे शदीद प्रॉब्लम, क्योंकि ये मेरी मादरी ज़बान। सोसाइटी में मूव करने के लिए, टू विन द जॉब्स, टू विन द बिजनेस। सर मैं आपको नहीं अरशद भाई, बिल्कुल नहीं। मैं आपको बताऊं, मैं हमारे मीडिया में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको लामुहाला करनी होती हैं और आप गुजारे कर रहे होते हैं। जब मैं आया तो मैं एक्सेप्टेड नहीं था मीडिया को, मतलब जाहिर है मैं ऑडबॉल था। मैं कभी मीडिया की किसी भी चीज में शरीक नहीं होता, मैं किसी पार्टी में नहीं जाता, किसी फंक्शन में नहीं जाता, किसी अवार्ड शो में नहीं जाता, और अब जाहिर उन लोगों ने बुलाना भी छोड़ दिया। सो आई जस्ट डोंट डू एनी ऑफ इट। इसका मतलब ये नहीं है वो अच्छा है या बुरा, वो बहुत अच्छा है, वो जो करते हैं वो बहुत अच्छा है, बहुत मैं अपने आप को कंफर्टेबल महसूस नहीं करता था। तो बट व्हाट डज दैट मीन? दैट डज नॉट मीन एनीथिंग। दैट जस्ट मीन्स कि ठीक है, मैं अपनी दुनिया खुद बनाऊंगा, और मैंने बनाई, मैंने अपना वे खुद कार्व किया। उसका मतलब ये नहीं कि वो गलत है, वो भी बिल्कुल ठीक है, वो बहुत अच्छा है, बिकॉज वो शायद उसका नॉर्म है और उसके नॉर्म्स के अंदर वो बहुत अच्छा है, लेकिन मैं भी गलत नहीं हूं। तो ये आपने सिर्फ ये बिलीव देना है कि इट डजंट रियली मैटर व्हाट द वर्ल्ड इज। अगर आप दुनिया को तब्दील नहीं कर सकते तो दुनिया के लिए भी आप खुद तब्दील ना हो जाए। ट्रस्ट मी, इट हैपेंस। मैं सारी जिंदगी हमेशा लड़ता रहा हूं। आई हैव गॉन अगेंस्ट द ग्रेन लाइक एनीथिंग, लाइक मेनी टाइम्स। अब मैं आज आपसे शेयर करता हूं एक बात, अक्सर लोगों को नहीं पता। फर्स्ट टाइम जब मैं एक जिंदगी के अंदर मेरे पास एक बहुत तकलीफ दे अमल से मैं गुजरा था। आई वाज गोइंग थ्रू कीमो पहली मर्तबा, और तो उस वक्त ये लग रहा था कि पता नहीं क्या हो जाएगा, आई डोंट नो व्हाट्स गोना हैपन। और डॉक्टर्स टोल्ड मी टू गो बैक टू पाकिस्तान एंड यू नो बहुत सारी चीजें, वहां बहुत सच बोला जाता है। एंड आई जस्ट लुक्ड एट हिम, आई सेड दैट यू नो व्हाट, आई एम नॉट गोइंग टू गो बैक, आई एम गोइंग टू स्टडी हियर एंड आई एम गोइंग टू बी दिस थिंग। एंड लिटरली दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड। तो मैंने कभी भी ये नहीं सोचा कि जिंदगी के अंदर, लाइफ के अंदर प्रॉब्लम्स कितनी है। मैंने हमेशा ये सोचा है कि अगर अल्लाह मियां ने मुझे प्रॉब्लम दी है तो उसका हौसला मुझे पहले से दे दिया होगा, तो वो हौसला मुझे पहले से ही था। तो आप सिर्फ इतना काम कर लीजिए, मेरे ख्याल में ये बहुत होगा। आप अपने बच्चों को सिर्फ एक चीज बताइए, नो मैटर व्हाट हैपेंस, स्टैंड ऑन योर टू फीट। इट डजंट रियली मैटर हाउ मेनी टाइम्स यू आर गोना फॉल, यू आर बाउंड टू फॉल, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज यू फॉल, you get up, you fall, then you again get up, until you never fall again. और लाइफ के अंदर, फॉर इंटरप्शन सर, मुझे वो द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस का डायलॉग याद आ रहा है, जिसमें वो विल स्मिथ अपने बच्चे को कहता है कि नेवर लेट एनीवन टेल यू यू कैन नॉट डू दिस थिंग, नॉट इवन मी। Yeah, that's true. That is true. That is true, sir. That is absolutely true.
सर बहुत खुशी हुई आपसे बात करके। Thank you, और ये इस तरह के प्रोग्राम में मेरी सेकंड टाइम थ्रू आउट माई लाइफ मैंने किसी टीवी या रेडियो के ऊपर, पहले वो भट्टी साहब से एक दफा मेरी बात हुई थी और यू आर द सेकंड पर्सन जिनसे मेरी बात हो रही है और मुझे बहुत अच्छा लगा सर। सिर्फ खुश रहिए, अल्लाह ताला ब्लेस यू, अल्लाह ताला आपको सेहत दे, जिंदगी दे, खुशियां दे। जज़ाकल्लाह। थैंक यू अर्शद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, वंडरफुल टॉकिंग टू यू, थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बाय। दिस इज पाकिस्तान, सीरियसली come on now, let's talk about it. वो लोग जो सियासत में हैं उनसे मैं एक बात पूछता हूँ, अभी आपने ये कॉल सुनी है, इस कॉल को आप पार्लियामेंट में चला दीजिए और पूछिए, यानी मिसेस अरशद से पूछिए कि यू नो वो एडवाइजिंग कैपेसिटी के अंदर आके काम करना चाहती हैं, वो मैथमेटिक्स के अंदर PhD कर रही हैं एंड शी इज वर्किंग ऑन ब्लैक होल्स। कम ऑन, सीरियसली, दीज आर द काइंड ऑफ पीपल दैट वी नीड। ऐसे लोग हमको चाहिए। अरशद भाई फाइनेंशियल एडवाइजर हैं, and you know what he's worried about? He's worried about one thing, कि पेट्रियोटिज्म अपने बच्चों में किस तरह से डाला जाए। मेरे बच्चे इस अंग्रेजी बोलती हुई दुनिया में उर्दू बोल के कैसे अपना मकाम बना सकते हैं। वो मेरा एक सवाल है और ये अपने आप से भी और आप सबसे भी है। आई एम श्योर कि हमारे यहाँ डिफरेंट सिस्टम्स डेवलप होते हैं और डिफरेंट सिस्टम्स जो हैं एजुकेशन के वो काम करते हैं, बट हियर्स माय क्वेश्चन, क्या हम उन सिस्टम्स को इकट्ठा कर सकते हैं, बीट कर सकते हैं? यस वी कैन। विलिंगनेस होनी चाहिए। अगर हमारे पास वो विलिंगनेस है तो आप यकीन मानिए हम मोज़े कर सकते हैं। अल्लाह मियां करते हैं मोज़े, लेकिन बंदों के थ्रू होते हैं ना, तो वो ऐसा हो सकता है। मैं आपको बता रहा हूं, सर सैयद अहमद खान को याद कीजिए, क्या कहा था उन्होंने, क्या कहा था? आपका होमवर्क है, चलिए दिखाइए, मुझे बताइए क्या कहा था। गो एंड रिसर्च। जब अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का कयाम हुआ था तो क्या कहा था आपको पता है? ये बहुत विजनरी लोग थे, बहुत बड़े बड़े लोग थे। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, व्हाई डू यू थिंक ही फाउंडेड डॉन? किस लिए, किस वजह से? यू नो व्हाट द रीजन वाज? द रीजन वाज कि मुसलमानों को, जिस वक्त आप फ्रीडम के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, मुसलमानों को ज़राए इब्लाग नहीं दिया जाता था, मुसलमानों को ज़राए इब्लाग नहीं दिया जाता था। तो क्या हुआ? तो उन्होंने एक बहुत इफेक्टिव अंग्रेजी रोजनामा निकाला। किस लिए निकाला? ताकि अंग्रेज ये समझ सकें कि मुसलमानों का व्यू पॉइंट क्या है, सो वी कैन सिट एंड टॉक। कम ऑन नाउ गाइस, कम ऑन, ये हमारे लोग हैं। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, क्या विजन था और क्या लोगों का ट्रस्ट था। ये देखिए, पेशावर में एक वाकया है कायद आज़म का, और कमाल है कि एक अंग्रेज मुबस्सिर ने पूछा एक पेशावर के एक आदमी से जो जलसे में था कि ये तो मोहम्मद अली जिन्ना हैं और ये तो अंग्रेजी में तकरीर करते हैं, तो तुम्हें क्या समझ आ रहा है? उसने कहा ये तो कुछ नहीं पता कि ये क्या कह रहे हैं, पर जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं। दिस इज व्हाट इट इज। ये लीडर्स होते हैं। आज हम अपने कितने ऐसे लीडर्स हैं जिनके बारे में हम ये कह सकते हैं, एक के बाद एक झूठ, एक के बाद एक झूठे। फजूल में बेकार बात मत कीजिएगा, मैं प्लीज कुछ नहीं सुनना चाहता, खुदा का मुझे माफ रखिएगा। किसी को कंपेयर मत कीजिएगा हमारे मुल्क में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से, प्लीज मत कीजिएगा, प्लीज मत कीजिएगा। लैक ऑफ विजन इन ऑल ऑफ देम। बाकी तो छोड़ दें, बाकी तो अगर मैं लिस्ट गिनवाने लग जाऊं तो वैसे ही फटे हो जाएंगे, तो प्लीज मैं आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट दैट। बट हाँ, महंगाई गुजारा नहीं होता, दैट्स अ फैक्टर, दैट्स अ फैक्टर। 0213870918 is the number to call. Assalamu alaikum ji, you're on the air. अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। अदा, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही भाई। अच्छा, बिल्कुल नहीं आ रही आवाज, वो एकदम से सीटियों की आवाज आती है, पीछे ट्रैफिक की आवाज आती है। एंड आई एम रियली सॉरी, बहुत सारे लोग इसको सुन रहे होते होंगे और उनको ऐसा लगता होगा यार मुझे देना जरा। एक बरहमन ने कहा है कि इस साल अच्छा है। ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद है ये नज़्म, और मैं चाहता हूं कि आप इसको सुन लें। हाँ जी, ओके ओके, सो दिस इज रियली कूल, लिसन टू दिस। और ऐसे ही ये मेटाफोरिकली है लेकिन कमाल चीज है, इसको सुनिएगा। एक बार हमन ने कहा है कि ये साल अच्छा है, जुल्म की रात बहुत जल्द ढलेगी, अब तो आग चूल्हों में हर एक रोज जलेगी, अब तो। एक बार हमन ने कहा है कि ये साल अच्छा है, भूख के मारे कोई बच्चा नहीं रोएगा, चैन की नींद हर एक शख्स यहां सोएगा, आंधी नफरत की चलेगी न कहीं अब के बरस,
प्यार की फसल उगाएगी जमीन अब के बरस, है यकीन अब न कोई शोर शराबा होगा, जुल्म होगा न कहीं खून खराबा होगा, ओस और धूप के सदमे न सहेगा कोई, अब मेरे देश में बेघर न रहेगा कोई, नए वादों का जो डाला है वो चाल अच्छा है, रहनुमाओं ने कहा है कि ये साल अच्छा है, दिल के खुश रहने में, दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है, एक बार हमन ने कहा है कि ये साल अच्छा है। कहीं अगर कोई गलती हो जाए तो मुझे प्लीज माफ कर दीजिएगा। ये वो नज्म है जो जगदीश साहब ने गाई थी और अप्रोप्रिएट है हमारे यहाँ के हालात से, बेतहाशा बेतहाशा। खैर, ओस और धूप के सदमे न सहेगा कोई, अब मेरे देश में बेघर न रहेगा कोई। घर तो छोड़ दीजिए, मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिनकी सिर्फ दीवारें थी और टीन की एक छत थी और इस बारिश में अब वो भी नहीं रही। जाने दीजिए। कहते हैं कि एक ठंडे कमरे में बहुत सारे ऐसे लोगों के सामने जो आपके हर हुक्म पे अपने सर को झुकाते हों, ऐसे में बड़े बड़े खाने सामने चुने हुए हों या आपके ईगो को अच्छा करने के लिए ऐसे बहुत सारे लोग बुलाए गए हों जो आपकी हाँ में हाँ मिला रहे हों, तो ऐसे हालात में गुर्बत पे बहुत अच्छी बात होती है। गरीब के बारे में जितनी रिसर्च अमीर को होती है, इतना बेचारा गरीब भी अपने मसाइल को नहीं जानता। सीरियसली, हमारे यहां गुर्बत पे सबसे अच्छी बात अमीर करता है। सच बता रहा हूं, आप पूछ के देख लीजिए। बड़ी बड़ी गाड़ियों में ये बहुत छोटी छोटी बस्तियों में आते हैं और बस्तियों में आने के बाद एक अजीब सी नजर चारों तरफ दौड़ाते हैं। फिर वहां चंद उनके खुशामदी आते हैं और उन्हें यह बताते हैं कि हमारी इस बस्ती के प्रॉब्लम्स क्या हैं। फिर वो वहां अन्नदाताओं की तरह से उसको सुनते हैं। इसके बाद उनके कांधे पे सर रखते हैं और ये कांधे पे हाथ रखते हैं और ये बताते हैं हाँ ठीक हो जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसके बाद कवरेज के लिए रिपोर्टर्स को बुलाते हैं, वो बेचारे आके रिपोर्टिंग करते हैं। फिर खबरों की जीनत बनता है और इसके बाद एक दूसरे को मैसेज करते हैं, आपके भाई ने क्या कहा है, देखा है, चेक किया, आपका भाई कैसा लग रहा था। और इसके बाद जाके सो जाते हैं। कौन सी बस्ती, कौन से प्रॉब्लम्स। कहीं टैंकर माफिया है तो कहीं पेट्रोल माफिया है। हमारे यहां एक और बहुत बड़ी माफिया है, पोजेशन माफिया। आपको पता है वो पोजेशन किस चीज का? हाय, हमारे जहनों का। हमारे जहनों को बनाया जाता है, मैं सच बता रहा हूं, हमारे जहनों को बनाया जाता है। हमसे एक अजीब घिनौना किस्म का मजाक किया जाता है। हमें सिखाया जाता है कि शख्सियत परस्ती के पीछे भागो। उसके इंग्रेडिएंट्स हमें तैयार करके दिए जाते हैं। हमारे यहां इंस्टीट्यूट को मजबूत नहीं किया जाता। इंस्टीट्यूशंस मजबूत नहीं होते, लोग मजबूत होते हैं। हमारे यहां इंस्टीट्यूशंस की वजह से लोग नहीं चलते, लोगों की वजह से इंस्टीट्यूशंस चलते हैं। एक बात आप समझा दीजिए मुझे, अगर आपका ताल्लुक एक सर्टेन पार्टी से है और उस पार्टी ने किसी गलत आदमी को इलेक्शन के अंदर खड़ा किया है, तो क्या आप वोट उस आदमी को देंगे जिसे आपकी पार्टी ने खड़ा किया और आपको पता है कि वो गलत है, या उस आदमी को देंगे जिसे एक दूसरी पार्टी ने खड़ा किया लेकिन वो सही है? हमारे यहां वोट हमेशा पार्टी को पड़ता है जो गलत है। वोट हमेशा इंडिविजुअल को पड़ना चाहिए। जिस दिन वोट इंडिविजुअल को पड़ना शुरू हो गया, उस दिन आपकी पार्टी मजबूर हो जाएगी कि ऐसे इंडिविजुअल्स को सामने लाए जो सही हों। लेकिन ये एहतसाब करेगा कौन? हम सबको भी तो बहुत शौक है। हम 7 बजे के बाद अपने अपने टेलीविजन सेट्स के सामने बैठ जाते हैं या यूट्यूब खोल लेते हैं। मसालेदार खबरों का शौक है। आज इमरान खान साहब ने ये कह दिया, आज शहबाज शरीफ साहब ने ये कह दिया, आज मरियम नवाज ने फला जगह जलसा किया। आज कुछ भी नहीं हुआ। आज एक आम पाकिस्तानी ये सोचते सोचते सो गया कि महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है। आज एक आम पाकिस्तानी जो अपने किसी प्यारे को दफना के आया है, वो ये सोच रहा है कि इस तदफीन में जो कर्जा लिया था वो देगा कैसे। आज
एक मर्तबा फिर एक ग्रेजुएट अपने घर वापस लौट के आया. उसकी माँ ने पूछा कि तुम्हें काम मिला? तो उसने उसकी तरफ देखा और कहा, ना माँ, आज फिर काम नहीं मिला है. आज एक मर्तबा फिर बगैर कोई सवाल किए एक बहन चुपचाप सो गई. आज एक बार फिर एक शख्स ने अपने आंसू छुपाए और करवट बदल के लेट गया कि कहीं उसके आंसुओं की खबर उसकी फैमिली को ना हो जाए. आज एक बार फिर किसी मां ने रो रो के ये दुआ की कि अल्लाह कोई मुआवजा कर दे मेरे बेटे के लिए, मेरी फैमिली के लिए. आज एक बार फिर एक बिजली का बिल आया है जो अदा नहीं हो सकेगा. आज एक बार फिर स्कूल की फीस आई है जो जा नहीं सकी. आज फिर दूध वाले का कर्ज ज्यादा हो गया है. आज फिर गली में पानी खड़ा है. आज फिर 8 घंटे से बिजली नहीं है. आज एक बार फिर रात गुजर जाएगी. आज एक बार फिर कल सुबह आएगी और कल सुबह हम सब इन तमाम सियासतदानों की बातें सुनेंगे. ये जो पाकिस्तान को बचाना चाहते हैं, लेकिन ये वही लोग हैं जिसको बचाने के लिए एक टेबल पे नहीं बैठ सकते. ये वही लोग हैं. यहां जो जितना जोर से गाली देगा उतना ही इज्जतदार कहलाएगा. यहां जो जितनी बकवास करेगा उसको उतना ही सुना जाएगा. चलो मान लिया सारा कसूर उनका है, लेकिन कहीं ना कहीं तो हम भी जिम्मेदार हैं. हमने क्यों इजाजत दी कि लोग हमारे बच्चों के मुस्तकबिल से खेलें? क्यों इजाजत दी कि हम गोश्त स्कूल्स बनाने वालों को दोबारा से वोट दे के लाएं? क्यों इजाजत दी कि मरूसियत की सियासत हो? क्यों इजाजत दी? ये इजाजतें हमने दी हैं. इसमें अगर आधे वो शरीक हैं तो आधे हम शरीक हैं. इशू ये नहीं है कि पाकिस्तान ठीक नहीं हो सकता. इशू ये है कि शायद हम इसे ठीक करना भी नहीं चाहते. क्यों? इस सवाल का जवाब आपके पास है. आपको अच्छा लगता है गड्ढों के अंदर टूटी हुई सड़कों पे गाड़ी चलाना? ये मत कहिएगा कि मैं क्या कर सकता हूं. नहीं, हम ही सब कुछ कर सकते हैं. हमारे अलावा कोई कुछ नहीं कर सकता. जिस दिन हम ये डिसाइड कर लेंगे ना कि हम अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं, जिस दिन तुम ये डिसाइड कर लो कि नो मैटर व्हाट हैपेंस, शदीद बारिश में भी तुम अपने दफ्तर जरूर पहुंचोगे और सुबह 9 बजे तुम ड्यूटी के लिए रिपोर्ट करोगे, और उसके लिए तुमको किसी ताली की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि फर्ज की उजरत नहीं होती और वो तुम्हारा फर्ज है. उस रोज पाकिस्तान तब्दील होना शुरू हो जाएगा. बचपन में एक सबक पढ़ा था, डिग्निटी ऑफ लेबर. एक डिग्निटी ऑफ ट्रूथ भी होता है जिससे शायद हम सब नवाकिफ हैं. एट द एंड ऑफ द डे स्टोरी इतनी सिंपल नहीं है जितनी नजर आती है, और इतनी कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है जितना हम समझे बैठे. अगर हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान बेहतर हो तो उसके लिए हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि हम पाकिस्तान को किस शक्ल में देखना चाहते हैं. इन लोगों के हवाले करना चाहते हैं जो पहली फुर्सत में या भाग जाएंगे या भगाने में मदद करेंगे. हाँ, बता रहा हूं, जाने दे. हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के बहलाने को गालिब. खैर, छोड़ दीजिए, जाने दीजिए. गालिब ने कहा था, क्या कहा जाए. और ये सियासतदानों के लिए कह रहा हूं, और जो लोग उन्हें लेके आते हैं उनके लिए भी. कब तक आवाम को तजर्बों की भेंट चढ़ाते रहेंगे? अगर लीडर बनाना ही है तो फिर किसी ऐसे को बनाइए जो वाकई लीड कर सकता. वरना अगर एक्सपेरिमेंट्स की नजर करना है तो आइंदा 50 साल भी कुछ तब्दील होने वाला नहीं. नो मैटर व्हाट हैपेंस, एट द एंड ऑफ द डे ये हमारी स्टोरी है. The sad truth, the saddest of them all. सभी कुछ हम बेहतर कर सकते हैं अगर हम एक बार डिसाइड कर लें. वो लोग जो कराची में रहते हैं, जो पेशावर में रहते हैं,
लाहौर में रहते हैं, पिंडी में रहते हैं, इस्लामाबाद में रहते हैं, बन्नू में रहते हैं, उगी में रहते हैं, सक्खर में रहते हैं, लाड़काना में रहते हैं, हैदराबाद में रहते हैं, साहिवाल में रहते हैं, भावलपुर में रहते हैं, भावलनगर में रहते हैं, मुल्तान में रहते हैं, फैसलाबाद में रहते हैं. इन सबको एक जगह जमा करो. ये पाकिस्तान है. तुम्हारे शहर, तुम्हारे मोहल्ले, तुम्हारी शनाख्त तो हो सकते हैं, पहचान नहीं. पहचान तो हमारी सिर्फ एक है और वो हमारा मुल्क है. और जो हमारे मुल्क के लिए नहीं सोच सकते, देखना एक बात याद रखना, हमें बाहर से आके कोई भी नहीं मार सकता, हमें कोई नहीं लूट सकता. हमें जब भी कोई लूटेगा अपना ही लूटेगा. हम पे जब भी कोई जुल्म करेगा अपना ही करेगा. क्योंकि याद रखो, बाहर वाले अगर आते हैं तो उनके खिलाफ तो हम खड़े हो जाएंगे, लेकिन ये जो अपनों में बाहर वाले हैं, इन्हें क्या हम पहचान पाते हैं? इन्हें नहीं पहचान पाते. मेरा ताल्लुक ना तो किसी सियासी जमात से है, ना मैं कभी रखना चाहता हूं. मैं सिर्फ एक पाकिस्तानी हूं, एक आम पाकिस्तानी, जिसे तकलीफ होती है बहुत सारी बातों में. आई होप एंड प्रे कि आपको मेरी बात समझ आ सके. आई होप दैट वन डे, इवन व्हेन आई एम नॉट देयर, मैं तो नहीं हूंगा, लेकिन आई होप हम बेहतर हो सके. हम जिस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, उन प्रॉब्लम से हमारे आने वाले बच्चे ना गुजरे, उनके सामने एक रोशन मुस्तकबिल हो. लेकिन उसके लिए हमको थोड़ी सी कुर्बानियां देनी पड़ेंगी, अपने ऊपर जबर करना पड़ेगा, अपनी चीजों को, अपनी आदत को चेंज करना पड़ेगा, अपनी प्रायोरिटीज को देखना पड़ेगा, अलाइन करना पड़ेगा, पाकिस्तान के इंटरेस्ट के साथ अलाइन करना पड़ेगा. अल्टीमेटली जो पाकिस्तान का इंटरेस्ट है वही हमारा भी इंटरेस्ट होना चाहिए. जिसमें पाकिस्तान का भला नहीं, उसमें कुछ भी नहीं. सलीम कौसर ने कहा था, तुम्हें उन मौसमों की क्या खबर मिलती अगर हम भी घुटन के खौफ से आबो हवा तब्दील कर लेते, मकान अपना वही रखते, पता तब्दील कर लेते. अपना ख्याल रखिए. दिस इज माई शो. बाय द वे, थैंक यू फॉर लिसनिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग. आई डोंट नो, मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है इस तरह से रिकॉर्ड करने का या करने का. अगर कोई बात बुरी लगी हो, आई हम्बली अपोलोजाइज, मैं माजरत चाहूँगा. प्लीज़ एक्सेप्ट माई अपॉलॉजी. और अगर कोई बात पसंद आई हो तो उसको आगे बढ़ा दीजिएगा. बाकी कुछ नहीं, खुश रहिए, अपना हीरो तलाश कीजिए. लॉन्ग लिव पाकिस्तान. अल्लाह हाफ़िज़.